226 अध्याय 173 226 की ओर अध्याय 173 रात का दूसरा पहर आ गया। आखिरकार मैं करवट बदलकर सो सकता हूँ। मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि अगर मैंने सबसे वादा न किया होता तो मैं इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। तुम किस बारे में दिवास्वप्न देख रहे हो? जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मुझे क्यों अनदेखा कर रही हो? लियू मेजुन ने अपनी चॉपस्टिक से चुक्सिया की बांह को कुरेदते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सच में, कहीं तुम सच में उसे पसंद तो नहीं करने लगी हो? क्या सोच रही हो? बस खाना खाओ। चुक्सिया ने लियू मेजुन को घूर कर देखा और सिर झुकाकर खाना शुरू कर दिया। मन ही मन उस दबंग आदमी के रवैये के बारे में सोचने के लिए खुद को कोस रही थी। शायद उसे वाकई आत्मपीड़ा का शौक था, बेवजह इतना उत्तेजित हो जाना जबकि कोई उसे परेशान भी नहीं कर रहा था। ये सच है, डॉक्टर जिंग के आसपास रहते हुए तुम भला उनमें दिलचस्पी कैसे ले सकती हो? लियू मेजुन ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा और अपने मुंह में दलिया ठूंसने लगी। उसी क्षण झांग एर्नियो अपनी खाने की थाली लेकर आए और अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, क्या मैं आप लोगों के साथ खाना खा सकता हूँ? क्या ये ठीक रहेगा? बैठ जाइए। लियू मेजुन ने जगह बनाते हुए थोड़ा खिसककर उत्सुकता से पूछा, क्या आप थोड़ी देर पहले नहीं आए थे? आपको अपना खाना अभी क्यों मिल रहा है? मैं शौचालय गई थी, झांग एर्नियो ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं आप लोगों का इंतजार करना चाहता था, लेकिन मैं रोक नहीं पाया, इसलिए मैं पहले शौचालय चला गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ब्रेकअप होते ही वह भाग गई। मुझे लगा कि वह बस भूखी थी, लेकिन ये कुछ इस तरह निकला। चुक्सिया ने अपने पेट की बेचैनी को दबाने की कोशिश की, चॉपस्टिक नीचे रखी और एक गहरी सांस ली। जिस बात से वह सबसे ज्यादा डरती थी वह ये थी कि लोग उसके खाना खाते समय इस तरह की बातें करने लगें। उसकी यह बुरी आदत ऐसी बिल्कुल नहीं थी जिसे वह सिर्फ अपनी इच्छा से बदल सके। इस युग में आने के बाद से उसने एक से अधिक बार खुद को इससे उबरने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। लियू मेजुन ने चुक्सिया को चिंता भरी नजरों से देखा। क्या गलत? चुक्सिया ने बचे हुए उबले हुए बन को अपने खाने के डिब्बे में पैक किया और उसे सील कर दिया। फिर उसने दलिया के कटोरे के साथ भी ऐसा ही किया। मुझे अभी ज्यादा भूख नहीं है, आप दोनों भोजन का आनंद लें, मैं वापस छात्रावास जा रहा हूँ। सामान्य दिनों में वह शायद खुद को मजबूर करके दलिया खत्म कर लेती, लेकिन आज अपने पिता के ऑपरेशन के कारण वह अंदर से सचमुच बहुत परेशान थी और खुद को दुखी करके यूं ही बैठे रहना नहीं चाहती थी। झांग एर्नियो ने अचानक अपना माथा पकड़ लिया और पछतावे से भरे चेहरे के साथ लियू मेजुन की ओर देखते हुए कहा, अब मुझे समझ आ गया है। मेरी गलती से कुछ गलत बोल जाने के कारण चुक्सिया ने पर्याप्त खाना नहीं खाया। लियू मेजुन ने धीरे से आह भरी और झांग एर्नियो के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बस खा लो। वह आपको दोष नहीं देगी, लेकिन भविष्य में अधिक सावधान रहें। झांग एर्नियो की प्रतिक्रिया चुक्सिया की चीख पुकार में दब गई। वह और लियू मेजुन ठीक समय पर मुड़े और उन्होंने देखा कि चुक्सिया लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हटी और जमीन पर जोर से बैठ गई। चुक्सिया के सामने ली शुएली नाम की एक हष्ट-पुष्ट दिखने वाली लड़की खड़ी थी, जिसे वे सभी महिला सैनिकों की टुकड़ी से जानते थे। उन्हें अस्थायी रूप से महिला चिकित्सा दल में नियुक्त किया गया था और उन्होंने एक बार आपातकालीन स्थिति में सहायता की थी। दोनों चुक्सिया की मदद करने के इरादे से खड़े हुए, लेकिन उनसे भी तेज गति से कोई और आगे बढ़ा। वह थी सन शांगमेई। तुमने उसे धक्का क्यों दिया? क्या वह ऐसी इंसान है जिसे तुम्हें धक्के देने चाहिए? सन शांगमेई ने चुक्सिया को उठने में मदद की और उसके शरीर से धूल झाड़ते हुए ली शुएली से नाराजगी भरे लहजे में पूछा, चलते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तुम यहाँ सैनिक बनने आई हो, न कि बिगड़ी हुई लड़की की तरह बर्ताव करने। ली शुएली ने ठंडी सी आवाज में कहा। ये टिप्पणी की ओर मुड़कर चली गई। रुकना। भोजन कक्ष में मौजूद सभी सैनिक उत्सुकता से चुक्सिया की ओर मुड़ गए। उनके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि इतनी कमजोर दिखने वाली लड़की इतनी तेज आवाज निकाल सकती है। स्पष्टतः वह बहुत गुस्से में थी और ये तर्कसंगत भी था। भीड़ के सामने धक्का देकर गिरा दिए जाने पर कौन नाराज नहीं होगा? आपको मुझे उपदेश देने का क्या अधिकार है? क्या इसलिए कि तुम एक अनुभवी सैनिक हो? चुक्सिया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। क्या यह मेरी गलती थी कि मैं ध्यान नहीं दे रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, या यह आपकी गलती थी कि आप चलते समय ध्यान नहीं दे रहे थे? ली शुएली ने अपने कपड़ों पर लगे दलिया के दागों की ओर इशारा किया। ये रहा सबूत, या फिर मैं थोड़ा सा तुम पर भी छिड़क दूं? चुक्सिया ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाई। अगर तुम अचानक मेरे सामने आकर रुक न जाते तो क्या मैं तुमसे टकरा जाता? तुमने ये जानबूझकर किया था और अब तुम इसका दोष मुझ पर डालने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे बड़े, मजबूत और लंबे हो। क्या इससे आपको लोगों को धमकाने का अधिकार मिल जाता है? मैंने तुम्हें कैसे तंग किया है? ली शुएली ने आराम से उसकी ओर देखा। ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ। हाँ, मैंने जानबूझकर तुम्हारे सामने आकर तुम्हें धक्का दिया ताकि तुम मुझसे टकरा जाओ, और फिर मैंने जानबूझकर तुम्हें नीचे गिरा दिया। बहुत खूब। भीड़ में से अस्पष्ट फुसफुसाहट की आवाजें उठने लगी। वे दोनों एक ही टीम के सदस्य नहीं थे और उनके बीच कोई ज्ञात मनमुटाव नहीं था। ये व्यवहार वाकई सभी के लिए हैरान करने वाला था। मैंने तुमसे कहा था, तुम यहाँ सैनिक बनने आए हो, न कि किसी नाजुक लड़की का किरदार निभाने। तो क्या हुआ अगर वो? ली शुएली ने झांग एर्नियो की ओर इशारा किया। अगर उसने कहा कि वह शौचालय गई थी तो क्या हुआ? क्या इससे आपको इतनी घृणा होती है कि आप खाना नहीं खा सकते? अगर आप मरीजों की देखभाल करते समय इस तरह का रवैया अपनाते तो क्या आप भूख से नहीं मर जाते? इस मामले में मैं सही हूँ या गलत? तुम्हें मुझे जमीन पर धकेलने का कोई अधिकार नहीं है। चुक्सिया ने उसे घूरते हुए ठंडी सी आवाज में कहा। मुझसे माफी मांग लो और हम आज की घटना को भुला देंगे, अन्यथा आपको इसके सभी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं आपकी कमियों को दूर करने में आपकी मदद कर रहा हूँ। इस तरह आप भविष्य में एक योग्य चिकित्सक बन सकते हैं। अपने चेहरे पर न्याय का भाव लिए ली शुएली ने चुक्सिया को इतना उत्तेजित कर दिया कि वह अपना चेहरा नोचने को बेताब हो गई, यहाँ तक कि उसके नाखून भी खुजली करने लगे। लेकिन प्रतिद्वंदी के बड़े कद के मुकाबले उसकी छोटी कद काठी को देखते हुए कुछ हिचकिचाहट के बाद सन शांगमेई अचानक ली शुएली पर झपटी। अप्रस्तुत होने के कारण ली शुएली को चुक्सिया से भी अधिक जोर से जमीन पर गिरा दिया गया। कम से कम चुक्सिया तो बैठ गई थी, जबकि ली शुएली फर्श पर पड़े पतले दलिया पर फिसल गई और सीधे जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ी। ये प्रक्रिया कितनी खतरनाक थी, ये किसी को पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने बस इतना देखा कि ली शुएली चिल्ला रही थी, अपने पंजे घुमा रही थी और अंत में एक मिसाइल की तरह सीधी जमीन पर गिर पड़ी। क्या तुम्हें लगा कि मेडिकल टीम के लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम मनचाहे ढंग से धमका सकती हो? सुन शांगमेई ने ठंडी आवाज में कहा। अब हिसाब बराबर हो गया। फिर उसने चुक्सिया को उठने में मदद की और कहा, चलो वापस छात्रावास चलते हैं। लियू मेजुन और झांग एर्नियो दोनों स्तब्ध होकर जल्दी से अपने लंच बॉक्स बंद करके उनके पीछे पीछे बाहर चले गए। रुकना, अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो वहीं खड़े रहो। ली शुएली उठी और कमर पर हाथ रखकर उनके पीछे चिल्लाने लगी, लेकिन दुर्भाग्य से न तो चुक्सिया और न ही सन शांगमेई ने उसकी ओर कोई ध्यान दिया। वे सीधे कैफेटेरिया से बाहर निकल गए और उसकी चीखें खाली जगह में गूंजती रहीं। ली शुएली उनके पीछे नहीं भागी, इसलिए नहीं कि वह ऐसा नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वो उनसे बहुत बुरी तरह प्यार कर बैठी थी। उसकी कूल्हे की हड्डी में इतना दर्द था कि वो हिलने डुलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। सुन शांगमेई लगातार कड़ी मेहनत कर रही थी और हाल ही में उसने बहुत कठिन प्रशिक्षण लिया था।
उसके जोरदार धक्के के बावजूद सौभाग्य से ली शोली की कूल्हे की हड्डी नहीं टूटी। वापसी के रास्ते में चुक्सिया का दिल मिली-जुली भावनाओं से भरा हुआ था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सुनशांगवेई उसके लिए लड़ेगी, क्योंकि वो हमेशा सम्मान को महत्व देती थी। कैफेटेरिया में लड़ाई करना कोई गर्व करने लायक बात तो नहीं थी, है ना? इस समय चुक्सिया ने घटना को उचित ठहराने का कोई तरीका खोजने के बारे में भी सोचा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि लड़ाई तो लड़ाई ही होती है और सोने की परत चढ़ाने से भी यह नहीं बदलेगी। मैंने तुम्हें इसमें घसीट लिया है। चुप रहना असभ्य समझते हुए चुक्सिया ने गंभीर चेहरे वाली सुनशांगवेई की ओर देखा और माफी मांगी। आपको ये कहकर बाहर नहीं जाना चाहिए कि आप रेड फ्लैग कम्यून से हैं। रेड फ्लैग कम्यून तुम्हारे जैसे कायरों को पैदा नहीं करता। इस तरह से धमकाया जाना और पलटकर जवाब न देना, ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला है। चुक्सिया, क्या वह केवल ताकत में अंतर पर विचार नहीं कर रही थी और उसे अभी तक जवाबी कार्रवाई करने का मौका नहीं मिला था? किस तरह की भागीदारी? अगर आप आज इस तरह चले जाते तो हमारी मेडिकल टीम की सारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती। महिला सैनिक हमेशा से ही मेडिकल टीम को नीची नजर से देखती आई हैं। उनका मानना है कि हम सब कमजोर हैं। मैंने उन्हें दिखा दिया कि असली कमजोर कौन है। अचानक चुक्सिया को एहसास हुआ कि वह इस मुद्दे को गलत नजरिए से देख रही थी। पता चला कि वह और सुनशांगवेई बिल्कुल भी एक जैसी सोच नहीं रखते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे जरा भी महसूस न हुआ हो? क्या उसके कार्यों को अनुचित माना जाए? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उस महिला ने चुक्सिया को क्यों निशाना बनाया, लियू मेजुन ने कहा और मामले की जड़ की ओर इशारा किया, जबकि अन्य दो लोग तुच्छ बातों पर चिंता जताते रहे। चुक्सिया ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए सहमति में सिर हिलाया। मुझे भी यह अजीब लगता है। जब वो हमारी टीम में स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में आई तो हमने कभी उससे बातचीत नहीं की और न ही मैंने उसे नाराज किया। जब वो गई तो उसने हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, तो अब वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? और इस तरह से ये वाकई बेहद अप्रिय था। असहाय भाव से लियू मेजुन ने उत्तर दिया, लगता है कि गिरने से आपको चोट नहीं लगी और आप अभी भी मजाक करने के मूड में हैं। अरे, आप सबको चिंतित और परेशान करने के बाद मुझे कम से कम स्थिति को थोड़ा हल्का फुल्का तो करना ही पड़ेगा ताकि मुझे अच्छा महसूस हो। मैं सभी से माफी मांगता हूँ। आज मेरे पिताजी का ऑपरेशन था और मैं इसे लेकर बहुत चिंतित थी, नहीं तो मैं इतना हंगामा नहीं करती। खैर, परिणाम चाहे जो भी हो, मैं उसका सामना अकेले ही करूंगा। तुम क्या कह रही हो? सुनशांगवेई ने असंतुष्ट भाव से उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ दिखावे के लिए नहीं की, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ऐसा कैसे? चुक्सिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी सोचने का तरीका फिर से गलत हो गया हो? महिला चिकित्सा दल की सदस्य होने के नाते मैं जाहिर तौर पर आपको धमकाते हुए चुपचाप नहीं देख सकती थी। इसके अलावा आपने पहले भी एक गंभीर परिस्थिति में मेरी मदद की है। अगर मैं कुछ न करूं तो क्या मैं फिर भी इंसान रहूंगा? एक उदास मुस्कान के साथ चुक्सिया ने कहा, ठीक है, प्रदर्शन कार्यक्रम समाप्त हो गया है और आपकी मदद करने के आपके दृढ़ संकल्प से मैं प्रभावित हुई। आपको हमेशा यह महसूस करने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे ऋणी हैं। भले ही मैं तुम्हारी ऋणी न हूं, हम दोनों रेड फ्लैग कम्यून से हैं और मैं चुपचाप तुम्हें धमकाते हुए नहीं देख सकती थी। सुनशांगवेई ने चुक्सिया को घूरते हुए गंभीरता से कहा, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर आपको कभी फिर से धमकाया जाए, भले ही आप जानते हो कि आप उन्हें हरा नहीं सकते, तो कायरतापूर्ण व्यवहार न करें। ठीक है, चुक्सिया असहाय होकर केवल इतना ही कह सकी। उसे यह बात स्पष्ट हो गई थी कि अगर वह सहमत नहीं हुई तो सुनशांगवेई उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। आज तो उसमें बहस करने का धैर्य ही नहीं था और ली शोली से निपटना तो दूर की बात थी। गुस्सा कर देने वाला, क्या मैं आपके साथ कप्तान से छुट्टी मांगने चलूं? आखिरकार यह आपके चाचा का क्लिनिक है। अगर आप यहीं रहेंगे तो आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। चीख, लियू मेजुन के बोलते ही उनके बगल में एक वाहन आकर रुका। जिंग से बाहर की ओर झुकी और बोली, लिन चुक्सिया, गाड़ी में बैठो। आपके पिताजी की सर्जरी 1.5 घंटे में शुरू होगी। इस समय चुक्सिया को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। नए रंगरूटों को भूल जाओ, दूसरों की बातों को भूल जाओ, दिखावे की चिंता छोड़ दो। अपने पिता के लिए वह सब कुछ त्याग देगी। जारी रहेगा। 227 अध्याय 174 निर्देशक जुकी दुविधा 227 अध्याय 174 निर्देशक जुकी दुविधा। रात का पहला पहर बीत चुका था। डायरेक्टर जू की सहायक के रूप में लुओ शियाओक्योन और शियाओ मियाओ के वर्क स्टेशन डायरेक्टर जू के कार्यालय के ठीक बाहर स्थित थे। आमतौर पर सामान्य आगंतुकों का स्वागत इस बाहरी कार्यालय में किया जाता था, जबकि केवल महत्वपूर्ण मेहमानों को ही अंदर आमंत्रित किया जाता था। काम के दूसरे ही दिन लुओ शियाओक्योन का काम निर्देशक जू की कार्यशैली से खुद को परिचित कराना था। लुओ शियाओक्योन के सामने बैठी शियाओ मियाओ ने देखा कि वह अपने लिए तैयार किए गए कार्यप्रवाह चार्ट को संक्षेप में देखने के बाद बार बार बाहर की ओर देख रही थी और स्पष्ट रूप से किसी बात में डूबी हुई लग रही थी। शाओ मियाओ ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। लुओ शियाओक्योन ने तुरंत अपना ध्यान वर्कफ्लो चार्ट पर केंद्रित किया, लेकिन उसका मन कहीं और होने के कारण वह एकाग्र नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखें काफी देर तक बिना हिले जुले एक ही पन्ने पर टिकी रहीं। असमंजस में पड़कर जियाओ मियाओ लुओ जियाओक्योन के पास गई और चार्ट की जांच करते हुए बोली, आपकी फाइल के अनुसार आपकी उच्चतम शैक्षणिक स्तर हाई स्कूल की पहली कक्षा है ना? लुओ शियाओक्योन को एहसास हुआ कि शियाओ मियाओ उसके पक्ष में आ गई है और उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ। तो फिर आप? शियाओ मियाओ ने फ्लोचार्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, आप आधे घंटे से इस पेज को घूर रहे हैं। क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है या आपको इसमें कोई समस्या दिख रही है? शाओ लुओ, अब हम सहकर्मी हैं। जो भी हो, आपको मुझे सच बताना होगा। इस तरह हम सबसे प्रभावी ढंग से सहयोग कर सकते हैं। ये बहुत स्पष्ट और समझने योग्य है। मैं इसे समझ सकती हूँ। जल्दी से लुओ शियाओक्योन ने अगला पृष्ठ पलटा और कहा, मैं इसे याद करने की सोच रही थी, इसलिए याद करने से पहले एक बार इसे पढ़ लेना चाहती थी। शाओ मियाओ ने हंसते हुए सिर हिलाया, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वर्कफ्लो चार्ट आपको उस काम से जल्दी परिचित कराने के लिए है जिसमें आप निर्देशक की सहायता करेंगे। जहाँ तक बारीकियों की बात है, एक बार जब आप कुछ समय तक काम कर लेंगे और इसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। लुओ शियाओक्योन ने कृतज्ञतापूर्वक उसे धन्यवाद दिया और आगे पढ़ने के लिए नीचे देखने लगी, लेकिन उसकी आंखों में आ रही पाठ की पंक्तियां उसके मस्तिष्क में संसाधित नहीं हो पा रही थीं। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए वह झट से उठ गई, जिससे शियाओ मियाओ चौंक गई। अब क्या बात है? लुओ शियाओक्योन ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे पहले झूठ बोला था। दरअसल आज मेरे अच्छे दोस्त के माता पिता की सर्जरी हो रही है। मैं इतना चिंतित हूँ कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मैं निर्देशक से सुबह की छुट्टी मांगना चाहूंगी। एक बार जब मुझे पता चल जाएगा कि बाओहे की सर्जरी सफल हो गई है तो मैं शांत हो जाऊंगी और अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाऊंगी। शाओ मियाओ ने तुरंत उसे हाथ हिलाकर मना कर दिया, मुझे पता था कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। आगे बढ़े, निर्देशक बहुत समझदार हैं। खट खट खट, अंदर आएं। निर्देशक महोदय, मैं सुबह की छुट्टी लेना चाहूंगी। लुओ शियाओक्योन निर्देशक जो कि मेज के सामने खड़ी थी, उसका चेहरा बेचैनी से भरा हुआ था। काम के दूसरे ही दिन छुट्टी मांगना अनुचित था, चाहे वह कितनी भी अनुभवहीन क्यों न हो, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी। क्या बात है? निर्देशक जू ने दस्तावेजों से अपनी निगाहें उठाईं और लुओ शियाओक्योन को स्नेहपूर्वक देखा।
क्या आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? लुओ शियाओक्यून ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। कोई दिक्कत नहीं है, निदेशक मंडल। बात बस इतनी सी है कि आज मेरे चाचा का ऑपरेशन है और मैं इतना घबराया हुआ हूँ कि जब तक मैं उनके साथ वहाँ नहीं जाता, तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। आपके चाचा? निर्देशक जो क्षण भर के लिए चौंक गए। आपके चाचा इस सिटी कब आए थे? वो किस अस्पताल में है? लुओ शियाओक्यून ने जल्दी से समझाया। वो कुछ दिन पहले आया था और वह हमारे अस्पताल में है। मुझे इसके बारे में कल रात तक पता नहीं था, जब मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं टहलने के लिए बाहर गया था। तभी मेरी मुलाकात मेरी चाची से हुई। क्या ये गंभीर है? निर्देशक जू ने अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, यह मानते हुए कि ग्रामीण इलाके से इतनी लंबी दूरी तय करने का मतलब है कि बीमारी गंभीर है। बिल्कुल भी गंभीर नहीं, लुओ शियाओक्यून ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये फीमर के सिर का एवास्कुलर नेक्रोसिस है, जो अभी शुरुआती चरण में है। उन्हें बस एक छेद करना है और उसमें कुछ दवा इंजेक्ट करनी है। मुझे पता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चिंता करने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी बात समाप्त की। निर्देशक जो तुरंत समझ गए कि वो किसके बारे में बात कर रही हैं और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर बोले, ठीक है, आप जाइए। मैं आपको पूरे दिन की छुट्टी दूंगा। बस ये सुनिश्चित कर लें कि आप कल कड़ी मेहनत करेंगे। जी सर। लुओ शियाओक्यून ने एक आदर्श सैन्य सलामी दी। उसके बाद झुककर कहा, धन्यवाद निदेशक मंडल। मैं जा रही हूँ, उसने कहा और फिर हवा की तरह तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गई। निर्देशक जू ने अपनी कलम नीचे रख दी और एक लंबी आह भरी। काम के प्रति उनका उत्साह खत्म हो गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दो दोस्तों के बेटे एक ही लड़की के प्यार में पड़ जाएंगे। झू शिनकिन और लिन यांकिऊ जीवन भर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे थे और अब क्या उनके बेटे भी इस प्रतिद्वंदिता को जारी रखेंगे? जब भी वह इस मुद्दे के बारे में सोचती थी, तो वह अभिभूत महसूस करती थी। जिंगजे ने एवास्कुलर नेक्रोसिस से पीड़ित मरीज के बारे में पूछताछ की थी और व्यक्तिगत रूप से उस मरीज को कमरा नंबर 401 में रखने की व्यवस्था की थी और यहाँ तक कि सर्जरी में भी उन्होंने नेतृत्व किया था। उस समय उसे संदेह हुआ कि उसकी रुचि मरीज की बेटी में थी, क्योंकि उसे याद था कि दंपति ने अपनी बेटी से मिलने जाने का जिक्र किया था। अगर जिंगजे को उनकी बेटी में दिलचस्पी नहीं होती, तो वह मदद करने के लिए इतना उत्सुक क्यों होता? उस समय तो उसे यह बात मजेदार भी लगी थी। लिन यांकिऊ के बेटे की अभी-अभी सगाई हुई थी और झू शिनकिन के बेटे को पहले ही कोई पसंद आ गया था। क्या जानबूझकर ऐसा किया गया था जिससे ये बताना मुश्किल हो जाए कि दोनों में से कौन बेहतर स्थिति में था? उसे याद आया कि उसने जिंगजे को चिढ़ाते हुए पूछा था कि वो उसे शादी की मिठाई कब खिलाएगा, लेकिन उस युवक ने बस हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि अभी इसके लिए बहुत जल्दी है और झट से विषय बदल दिया। उसने बस यही सोचा कि वह इस बारे में बात करने में बहुत शर्माता है और उसने इस पर आगे विचार नहीं किया। पिछली रात तक जब झो मिकांग उससे मिलने आया और उसने खुलासा किया कि उसके ससुराल वाले अस्पताल में भर्ती हैं और उसने उम्मीद जताई कि वो इसे गोपनीय रखेगी और उसकी मां लिन यांकिऊ को इस बारे में सूचित नहीं करेगी। और अधिक पूछताछ करने पर उसे एहसास हुआ कि वह शुरू से ही गलतफहमी में थी। वह दंपति की चिंताओं और भावनाओं को समझती थी और झो मिकांग के शायद ही कभी मदद मांगने के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उसने लिन यांकिऊ को न बताने पर सहमति जताई। हालांकि जैसे ही उसने उसे विदा किया, उसने तुरंत जिंगजे को बुलाया। जिंगजे ने लिन चुक्सिया के प्रति अपनी पसंद को खुले तौर पर स्वीकार किया। फिर भी उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वह झो मिकांग और लिन चुक्सिया के रिश्ते में दखल नहीं देंगे। वह बस लिन चुक्सिया को झो मिकांग के साथ बराबरी का दर्जा दिलाने की योग्यता देना चाहता था, ताकि झो परिवार के सदस्यों के सामने उसके परिवार को और अधिक आत्मविश्वास मिल सके। उसने उसकी बातों पर विश्वास तो किया, लेकिन उसे एक युवक के अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता पर भरोसा नहीं था। दोनों उसकी दोस्त हैं। जैसे ही उसने एक तरफ रखी हुई फाइल उठाई, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। ये जिंगजे का आवेदन था, जिसमें उसने लिन चुक्सिया को सहायक के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया था। उसने पहले ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उस समय उसे इस बात का पता नहीं था कि जिंगजे द्वारा अस्पताल में भर्ती कराने के लिए नियुक्त दंपति लिन चुक्सिया के माता-पिता थे। लेकिन अब वो हिचकिचा रही थी। अस्पताल के कमरे में, पिताजी, यह एक छोटी सी सर्जरी है, घबराएं मत। अपनी पत्नी की कांपती हुई आवाज सुनकर लिन बाओहे मुस्कुराया और बिस्तर के पास उसका हाथ थपथपाते हुए बोला, युलांग, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, इसलिए तुम्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं घबरा नहीं रहा हूँ। हे, बगल वाले बिस्तर पर लेटी महिला अपनी हंसी नहीं रोक पाई और बोली, भाभी, आपकी आवाज तो छलनी की तरह कांप रही है, लेकिन भाई की आवाज बिल्कुल भी नहीं कांप रही। बिस्तर के पास मौजूद एक अन्य व्यक्ति तुरंत हंस पड़ा। हाँ भाभी, यह कोई गंभीर बात नहीं है, बस एक छोटी सी सर्जरी है और डॉक्टर जिंग की कुशलता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। चौथे बिस्तर पर लेटी छोटी लड़की भी उठ बैठी और बोली, मौसी, मैं इस अस्पताल में नर्स हूँ। डॉक्टर जिंग यहाँ अपनी शल्य चिकित्सा कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। वे आमतौर पर इतने छोटे ऑपरेशन नहीं करते हैं। मुझे पता है, आप सभी का धन्यवाद। मुझे डॉक्टर जिंग की चिकित्सा क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी मुझे चिंता हो रही है। मैं कभी अस्पताल में नहीं रहा और न ही मेरी कभी सर्जरी हुई है। अपने शरीर में छेद करवाने के बारे में सोचते ही चुक्सिया अपनी बेटी को अचानक दरवाजे पर देखकर झाओ युलान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अपनी पत्नी की चीख सुनकर लिन बाओहे चौकन्ने हो गए और अगले ही पल उनकी बेटी दौड़कर बिस्तर के पास आ गई और उनका हाथ पकड़कर बोली, पापा, मम्मी और मैं आपके साथ बाहर चलते हैं। श्रेया, क्या हमने ये तय नहीं किया था कि तुम्हें नहीं आना चाहिए? लिन बाओहे सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे, लेकिन अपनी बेटी को डांटने से खुद को रोक नहीं सके। पिताजी, आपकी सर्जरी महत्वपूर्ण है। अगर मैं यूनिट के साथ ही रुका रहता तो मैं ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। तुम यहाँ कैसे आए? झाओ युलान ने बाहर देखते हुए पूछा। डॉक्टर जिंग मुझे लेने आए थे। वो अभी सर्जरी की तैयारी कर रहा है और आ नहीं सकता। चुक्सिया ने झाओ युलान की ओर सहानुभूति से देखते हुए कहा, माँ, क्या आप कल रात सोई नहीं थी? झाओ युलान ने तुरंत जवाब दिया, रेजिमेंटल कमांडर शियाओ झो कल रात उनके साथ रुके थे। माँ डॉक्टर जिंग के विश्राम कक्ष में सोई थी। क्या वह रात भर यहीं रुका? चुक्सिया की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसने उसे कल रात से नहीं देखा था। उसने मान लिया था कि वह काम में व्यस्त होगा और उसका दिल भी थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। आखिरकार अगर यह सच्चा प्यार होता तो वह ऐसे समय में उसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था? लेकिन बाद में पता चला कि वो उनके साथ रहने आया था। कहाँ गया? वो खाने की थालियां और कटोरे लौटाने गया था। मैंने कहा था कि मैं जाऊंगी, लेकिन उसने खुद ही यह काम करने पर जोर दिया। झाओ युलान ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, श्रेया, रेजिमेंटल कमांडर शियाओ झो वास्तव में एक नेक इंसान है। आगे चलकर उसके साथ इतना जिद्दी व्यवहार मत करना, समझे? माँ, मैंने उसके साथ कभी जिद्दीपन दिखाया ही कब है? चुक्सिया ने अपने चेहरे पर अवाक भाव लिए जवाब दिया, ये सोचते हुए कि अपने पिता की देखभाल में पूरी रात बिताने के बाद उसकी माँ उस युवा रेजिमेंटल कमांडर से पूरी तरह प्रभावित हो गई थी। लिन बाओहे ने भौहें चढ़ाते हुए अपनी बेटी को डांटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। यही तुम्हारी समस्या है, तुम हमेशा इतने अड़ियल रहते हो। जब सिर्फ हम और रेजिमेंटल कमांडर शियाओ झो बात कर रहे होते हैं, तब भी आप असभ्य व्यवहार करते हैं। अभद्र। चुक्सिया असमंजस में पड़ गई। ठीक है, अगर वह सचमुच उसके प्रति विनम्र होती तो शायद उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता।
सौभाग्यवश उसी क्षण लुओ शाओक्यून ने समय रहते प्रवेश किया और चुक्सिया के माता पिता द्वारा दिए जा रहे शिक्षण पाठ को बाधित कर दिया। चुक्सिया को देखते ही लुओ शाओक्यून बेहद आश्चर्यचकित हो गई और जल्द ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चुक्सिया ने चिंता से पूछा कि क्या उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उसे जो जवाब मिला वह था, उसे देखते ही उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। चुक्सिया और लुओ शाओक्यून के साथ होने से झाओ युलान का मूड स्पष्ट रूप से शांत हो गया। जब नर्सें लिन बाओहे को ऑपरेशन रूम में ले जाने के लिए व्हीलचेयर पर आई, तभी वह दोबारा तनावग्रस्त हो गई। दूसरी ओर लिन बाओहे पूरी तरह से शांत थी। उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा देते हुए बोली, युलान घबराओ मत। तुम दोनों बाहर मेरा इंतजार कर रहे हो, इसलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ये छोटी सी सर्जरी मच्छर के काटने जैसी ही है, इसमें थोड़ी सूजन आती है और फिर कुछ समय बाद सब ठीक हो जाता है। झाओ युलान ने उसे झुंझलाहट और हंसी दोनों भावों से देखा। अगर यह इतना आसान होता तो क्या हमें डॉक्टर जिंग को परेशान करने की जरूरत पड़ती। खैर, मच्छरों के काटने के निशान भी कम या ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं। हाँ हाँ। छी, गंभीर स्वभाव वाली नर्सें भी हंसे बिना नहीं रह सकी। उन्होंने ऐसी उपमा पहले कभी नहीं सुनी थी। चुक्सिया और अन्य लोग नर्सों के पीछे पीछे ऑपरेशन कक्ष के दरवाजे तक गए, लेकिन वहां उन्हें पता चला कि रेजिमेंटल कमांडर टोंगजी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। बिस्तर को अपनी ओर धकेला जाते देख वह आगे बढ़ा और लिन बाओहे का हाथ पकड़कर उसे कसकर दबा दिया, बिना कुछ कहे। जा 228 अध्याय 175 परामर्श 228 अध्याय 175 परामर्श दूसरी पहरेदारी आई। पेरिस फैशन को उदार पुरस्कारों के लिए धन्यवाद, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। टिल्डा योजक चिन्ह। झाओ युलान चुक्सिया और लुओ शाओक्यून के साथ बेंचों पर बैठी थी और वे सभी ऑपरेशन रूम के दरवाजे के ऊपर की रोशनी को ध्यान से देख रही थी। दूसरी ओर झो मिकान खिड़की से बाहर देखते हुए विचारों में खोई खड़ी थी। आंटी चुक्सिया, डॉक्टर जिंग की चिकित्सा कुशलता उत्कृष्ट है, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लुओ शाओक्यून ने धीरे से उन्हें दिलासा दिया। उसका हाथ चुक्सिया और झाओ युलान के हाथों में था। झाओ युलान ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे पता है, बाद में उन्होंने मुझे इसके बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर जिंग आमतौर पर इस तरह की सर्जरी नहीं करते हैं। मुझे चिंता नहीं है, बस मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। मैं भी चिंतित हूँ। तभी चुक्सिया को एहसास हुआ कि उसकी मुट्ठी पसीने से भीगी हुई थी। दरअसल मैं भी घबरा रही हूँ। बोलते बोलते लुओ शाओक्यून की नजर कोने से किसी को पास आते हुए देखी और उसने तुरंत उधर देखा और झट से खड़ी हो गई। निर्देशक जो, आप। नमस्ते। चुक्सिया भी झट से खड़ी हो गई। निर्देशक जो, नमस्कार। तुम। झाओ युलान की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम नहीं हो? मैं ही हूँ। निर्देशक जो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, यह एक छोटी सी सर्जरी है, ये जल्द ही खत्म हो जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, क्या आप डायरेक्टर जो को जानती हैं? चुक्सिया ने हैरानी से पूछा। हाँ, डायरेक्टर जो ने ही सबसे पहले तुम्हारे पापा की हालत का पता लगाया था। झाओ युलान ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, जल्दी से डायरेक्टर जो को धन्यवाद कहो, उन्होंने ही तुम्हारे पापा और मुझे इलाज के लिए अस्पताल आने की सलाह दी थी। जब वे आपस में शिष्टाचार का आदान प्रदान कर रहे थे, तभी ऑपरेशन कक्ष का दरवाजा खुला और जिंग जे सबसे पहले बाहर आई। सर्जरी बहुत सुचारू रूप से हुई। चाची चुक्सिया, अब आप निश्चिंत हो सकती हैं। निर्देशक जो, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं इतनी महत्वपूर्ण सर्जरी देखने कैसे नहीं आ सकता था? हे, जिंगजे ने अजीब तरह से हंसते हुए आगे बढ़कर झो मिकान के कंधे पर थपथपाया। ठीक है, आप भी आराम कर सकते हैं, सर्जरी पूरी तरह सफल रही। 3 महीने में अंकल लिन पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। झो मिकान ने भावहीनता से धन्यवाद व्यक्त किया, फिर निर्देशक जो को सिर हिलाकर अभिवादन किया और दूसरों के साथ वार्ड में चले गए। इसके बाद निर्देशक जो ने जिंगजे को एक तरफ खींचकर कहा, एक पल रुकिए। जिंगजे रुक गया और उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। आंटी जो, कृपया मुझे यह मत बताना कि आप दोबारा सोच रही हैं। तुम बहुत तेज हो, जियोजे। शामी और आप दोनों मेरे मार्गदर्शन में पले बड़े हैं, इसलिए मैं आप दोनों के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी माँ और आंटी लिन के बीच जीवन भर दुश्मनी रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम और शाओमी जीवन भर के लिए प्रतिद्वंद्वी बन जाओ। निर्देशक जो ने गहरी सांस लेते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अगर मुझे पता होता कि जिसकी तुम मदद कर रहे थे वह शाओमी के ससुर और सास थे, तो मैं उस दिन तुम्हें ये जानकारी बिल्कुल नहीं देता। आंटी निश्चिंत रहिए, मैं झो मिकांग से नहीं लड़ूंगी। जिंगजे ने आंटी जो की ओर गंभीरता से देखा। मैं इस क्षेत्र में लिन चुक्सिया की प्रतिभा की वास्तव में प्रशंसा करती हूँ। आपको लग सकता है कि उसे सहायक के रूप में रखने का मेरा प्रस्ताव केवल स्नेह के कारण है ना? यही है ना? मैंने जांच की और पता चला कि यहाँ आने से पहले उसे इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था। भले ही वह बुद्धिमान हो, लेकिन एक छात्रा के साथ बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना। निर्देशक जो ने थोड़ा रुककर फिर कहा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप बिना किसी निजी स्वार्थ के ऐसा कर रहे हैं। मैं कुछ भी कहूँ तुम नहीं सुनोगे। कैसा रहेगा अगर मैं झो मिकान से बात करूँ और अगर वो मान जाए तो मैं उसे काम पर रख लूंगा, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो मैं यह मामला छोड़ दूंगा। ठीक है? कुछ देर सोचने के बाद निर्देशक जो ने सिर हिलाया। ठीक है, उसे सीधे मुझसे बात करने दो। चुक्सिया शाम तक वार्ड में ही रही, जिसके बाद झो मिकान ने उसे वापस सेना में भेज दिया। इस बार झो मिकान खुद उसे वहां ले गई। ये स्पष्ट था कि वह अपने पिता को लेकर चिंतित थी। जब झो मिकान ने कार स्टार्ट की तो उसने कहा, मैं आज रात आऊंगा। चूंकि आप चिकित्सा दल के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए आपको अनुशासन पर ध्यान देना होगा। चुक्सिया ने झट से सिर हिलाया। मुझे पता है, धन्यवाद। इसके बाद झो मिकान का चेहरा गंभीर हो गया और कार के अंदर का माहौल तुरंत ही तनावपूर्ण हो गया। चुक्सिया को अंदाजा हो गया था कि वह क्यों खुश नहीं था और वह बेचैनी से इधर उधर हिलने लगी। मेरा इरादा आपके साथ औपचारिक होने का नहीं था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप कल रात अस्पताल में रुकेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या कहूँ, फिर भी मैं वास्तव में आभारी हूँ। आप समझ गए होंगे, है ना? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। झो मिकान ने ठंडे लहजे में उसकी ओर देखा। हमारी सगाई हो चुकी है, मुझे यही करना चाहिए। अगर आप वहाँ नहीं रह सकते तो रात भर कौन रुकेगा? आप सही कह रहे हैं। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। सगाई का मतलब है कि आप व्यावहारिक रूप से मेरे पिता के दामाद हैं, इसलिए रात भर रुकना ही सही रहेगा। फिर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आखिरकार बहुत से लोग इस सिद्धांत को समझते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस पर अमल करते हैं। आपने इस बारे में सोचा है और श्रेय भी नहीं मांगा है, जिससे मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस लिहाज से मुझे तुमसे शादी करने की बात स्वीकार करना इतना मुश्किल नहीं लगता। झो मिकान उससे झगड़ा नहीं करना चाहती थी और सीधे मुद्दे पर आ गई। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? हाँ। चुक्सिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। मैं सचमुच डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना एक बहुत ही कठिन पेशा है। सबसे पहले सीखना एक लंबी प्रक्रिया है, फिर जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से निपटना ऐसी चीजें हैं जिनका सामना आपको हर दिन करना पड़ता है। समय के साथ ये या तो आपको सुन्न कर देता है या अवसादग्रस्त बना देता है। क्या आपको लगता है कि आपकी मानसिकता ठीक है? मुझे कठिनाइयों से डर नहीं लगता। किसी भी पेशे में यदि आप उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कठिनाइयों से बच नहीं सकते।
जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु प्राकृतिक नियम है, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि एक असफल सर्जरी किसी डॉक्टर के मनोबल को कितना गिरा सकती है, लेकिन जब आप किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज की जान सफलतापूर्वक बचा लेते हैं, तो भीतर से मिलने वाली उपलब्धि की भावना उस निराशा को पूरी तरह से दूर कर सकती है। मैं ये भी कल्पना कर सकता हूँ कि असफल सर्जरी के कारण परिवार के कुछ सदस्य चरम कदम उठा सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये अल्पसंख्यक हैं। अधिकांश लोग समझदार और विवेकशील होते हैं। संक्षेप में, मुझे अब यह उद्योग पसंद है और मैं इसमें प्रवेश करना चाहता हूँ। मैं इसमें उत्कृष्टता भी हासिल करना चाहता हूँ। मैं अभी भी जवान हूँ और मेरे पास उन सभी चीजों को हासिल करने का मौका है जिनकी मैं आकांक्षा रखता हूँ। क्या आप मुझे वह कारण बता सकते हैं कि आपको डॉक्टर क्यों बनना चाहिए? चूंकि मुझे एक पेशा चुनना ही है, तो फिलहाल यही एक पेशा है जो मुझे सबसे ज्यादा सूट करता है। चुक्सिया ने ईमानदारी से झो मिकान की ओर देखा। तुम्हारे और मेरे बीच का फासला बहुत ज्यादा है। मैं इस पेशे का इस्तेमाल अपने माता पिता के दिलों में थोड़ी शांति लाने के लिए करना चाहता हूँ। मैं समझ गया। झो मिकांग ने सिर हिलाया और चुप हो गया। जिस दिन मैंने शिक्षक जिनको उनका सहायक बनने का वादा किया था, वह समय रहते अपने पिताजी की देखभाल करने के लिए था, लेकिन अब यह मुख्य कारण नहीं है। मैं सचमुच चिकित्सा का अध्ययन करना चाहता हूँ और उनका मुझे अपने साथ लेने की इच्छा मेरे लिए एक अवसर है। झो मिकांग ने चुक्सिया को एक भावहीन नजर से देखा। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें रोक दूंगी? हाँ, चुक्सिया ने सिर हिलाया। आपको इस मामले से निश्चित रूप से असहजता होगी, लेकिन मैं वास्तव में डॉक्टर जिंग का शिष्य बनना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे एक योग्य डॉक्टर बनने का मौका मिलने से पहले एक वास्तव में अच्छा डॉक्टर चाहिए। झो मिकांग ने ठंडी आवाज में कहा, अगर कोई और तुम्हें सिखाता तो तुम सफल नहीं हो पाते। उनके स्तर पर अन्य डॉक्टर शायद ही मेरा इलाज करने के लिए तैयार हों। तुम तो अच्छी तरह समझते हो। झो मिकांग ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। आपको इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा। तुम मान गए। चुक्सिया की आंखें खुशी से चमक उठी। अचानक झो मिकांग को उसकी चमकती आंखें कुछ हद तक परेशान करने वाली लगने लगी। क्या वाकई इतनी खुशी का कोई कारण था? क्या जिंगजे की सहायक होना ही उसे इतना रोमांचित करने के लिए काफी था? अब सोचे तो उसने इतना सब कुछ किया था, फिर भी उसने उसे कभी उस तरह का भाव दिखाते हुए क्यों नहीं देखा था? तुम, चुक्सिया ने उसे हल्के से खींचा। तुम फिर से मुंह क्यों बना रहे हो? मतलब क्या तुम इतना मूडी होना बंद नहीं कर सकते? इससे लोग आपको देखते ही डर जाते हैं। उन्हें इस बात का डर रहता है कि वे कब आपको नाराज कर देंगे। ये बहुत ज्यादा नाशपाती का दबाव है। झो मिकान की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। क्या मैं तुम्हें पहाड़ के आकार का दबाव दे सकता हूँ? नहीं नहीं, वो तो बस एक मुहावरा था। मैं नाशपाती की बात कर रहा था। फल की, आप जानते हैं ना। आप मुझ पर बस नाशपाती के आकार का दबाव डाल रहे हैं, बड़ा नहीं, वास्तव में बड़ा नहीं। झो मिकान के होठों का कोना अनजाने में फड़क उठा। क्या वह सचमुच बुरा हो रहा था? उससे बात करते समय हमेशा ऐसा क्यों लगता था कि हम दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं? ग्रामीण इलाके में पली बड़ी और दुनिया से ज्यादा परिचित न होने के बावजूद ये लड़की उसे लगातार यह आभास कैसे दिला सकती थी कि उसकी अंतर्दृष्टि उससे भी कहीं अधिक गहरी है? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वह पूरी रात सोया नहीं था और उसका दिमाग सुस्त था। हाँ, यही होना चाहिए। सेनापति टोनगाजी ने अपने लिए एक उचित स्पष्टीकरण ढूंढ लिया। वो, चुक्सिया ने उसे फिर से धक्का दिया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। देखो, तुम मेरे बारे में बहुत सोचते हो, चाहे मुझे इसका एहसास हो या ना हो। क्या तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमारी सगाई हो चुकी है और तुम्हें करना ही है, या फिर इसलिए कि तुम्हें मैं थोड़ा बहुत पसंद आने लगा हूँ? झो मिकांग ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। उस चेहरे का क्या मतलब है? चुक्सिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मुझे चीजें समझने में काफी समय लगता है, मैं इसे समझ नहीं पाता। क्या आप कृपया इसे शब्दों में समझा सकते हैं, बजाय इसके कि मुझे आपके हाव भाव से अनुमान लगाना पड़े? ऐसा नहीं था कि सेनापति टोंगजी उसे जवाब नहीं देना चाहता था, बल्कि वह खुद भी असमंजस में था। क्या वह उसे पसंद करता था, या इसके पीछे कोई और वजह थी? बहरहाल, उसे अनजाने में ही उसकी ओर से हर बात पर विचार करने की इच्छा होने लगी। लेकिन आखिर उसे उसमें क्या पसंद था? उसका व्यक्तित्व, उसका रंग रूप। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही बातें हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। संक्षेप में कहें तो वह खुद ही उलझन में था, तो वह उसे यह बात कैसे समझा सकता था? अब दूसरे विषय पर आते हैं। चूंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या आपने औपचारिक शिक्षा के बारे में सोचा है? विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा इस वर्ष फिर से शुरू कर दी गई है। अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर दे तो आपके पास अभी भी समय है। मैं चाहती तो हूँ, लेकिन अभी नहीं, चुक्सिया ने मन ही मन सोचा। चूंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैं स्कूल क्यों नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अभी समय नहीं है। 2 साल में वह प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से चालू हो जाएगा। भले ही मुझे इस साल दाखिला मिल जाए, लेकिन 1.5 साल बर्बाद हो जाएगा क्योंकि मैं सिर्फ डिप्लोमा लेने के लिए नहीं, बल्कि एक असली डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं अभी व्यावहारिक अनुभव से शुरुआत करने और बाद में औपचारिक शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने पर विचार कर रहा हूँ। सौभाग्यवश वो मेडिकल कॉलेज सैन्य आयोग से संबद्ध है। अगर मैंने सेना में भर्ती नहीं कराया होता, तो मैं आवेदन करने के योग्य भी नहीं होता। करने के लिए जारी 229 अध्याय 176 प्रायश्चित करें 229 अध्याय 176 प्रायश्चित करें। रात गहरी होती गई। योजक चिन्ह, क्यों नहीं अभी? आप कब जाने का इरादा रखते हैं? टीम लीडर टोंगजी ने चुक्सिया की ओर देखा। क्या आपको चिंता है कि मैं सहमत नहीं होंगी? मैं आपको ऐसा करने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैंने आपको काम करने देने का वादा किया था, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से आपके साथ सहयोग करना चाहिए। चुक्सिया अवाक रह गई। टीम लीडर टोंगजी, क्या आप इससे भी ज्यादा आत्ममहत्वी हो सकते हैं? झो मिकान को भी एहसास हुआ कि उसका सवाल उसके द्वारा अभी अभी कही गई बात के विपरीत था। उन्होंने ही उसे स्कूल जाने का सुझाव दिया था। वह भला ये कैसे सोच सकती थी कि वह सहमत नहीं होगा? अफसोस, आखिर उसे क्या हो गया था? वह आमतौर पर दूसरों के सामने सावधानीपूर्वक विचार करता था। जब उसने उससे बात की तो सब कुछ गड़बड़ क्यों हो गया? चलिए, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करते हैं। तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। बेवकूफ तो तुम हो। चुक्सिया ने अनजाने में उसकी ओर आंखें घुमाई। क्या ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है? अगर आप कुछ गलत कह देते हैं, तो उसका दोष किसी और पर डाल दीजिए। ये तो सरासर बेशर्मी है। वो इस बात से भली भांति अवगत थी कि आप जितने छोटे होते हैं, उतने ही अधिक फायदे आपको मिलते हैं। लेकिन इस युग में परिस्थितियां विशेष हैं। वैसे देखा जाए तो इस साल उसके लिए स्कूल में दाखिला लेने की उम्र बिल्कुल सही है। यदि वह स्नातकोत्तर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना चाहती, तो वह 27 वर्ष की आयु तक इसे पूरा कर सकती थी, जो कि एक स्वस्थ और सक्रिय आयु है। वाह, वह 30 साल की उम्र में ही एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन सकती है। उसने इसके बारे में सोचा और सचमुच उसे तारे दिखने लगे। झो मिकांग ने प्रसन्न चुक्सिया की ओर देखा और अनजाने में उसके सिर पर हल्के से थपथपाते हुए पूछा, तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? अरे! चुक्सिया अचानक चौंककर जाग उठी और गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, अगर तुम मेरे इस चतुर दिमाग से कुछ अक्ल निकाल दो तो क्या होगा? क्या आपको एहसास है कि आपने लगभग एक संभावित महान डॉक्टर को बेहोश कर दिया था?
झो मिकान के होंठ फड़कने लगे। क्या आप पहले से ही अपने लिए बहाने बना रहे हैं? पागल। चुक्सिया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। झो मिकान, एक दिन तुम मुझसे डरोगे। झो मिकान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अगर आप उसे इस तरह हंसते हुए देखें तो आप समझ जाएंगे कि उसे उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं था। चुक्सिया ने अपने होंठ सिकोड़े, ठंडी सी सांस ली और उसे नजरअंदाज करते हुए खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमा लिया। ओह, क्या उस छोटी सी महिला के अहंकार को ठेस पहुंची? झो मिकान की आंखें खुशी से चमक उठी। उसे उसका यही रूप सबसे ज्यादा पसंद था, वो रूप जो उसके सामने अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाती थी, उन दूसरी महिलाओं के विपरीत जो या तो इतनी आज्ञाकारी होती थी कि एक आदर्श पत्नी का नमूना बन सकती थी, या फिर घमंडी होने का दिखावा करती थी लेकिन अपनी निगाहें उस पर टिकाए रखती थी। या शायद यही वजह थी कि वह उससे शादी करने के लिए दृढ़ था। वह एक पत्नी चाहता था, न कि ऐसी महिला जो उसकी या उसके परिवार की पूजा करे। क्या आप उससे प्रभावित हो गए? ये सोचकर उसे मन ही मन हंसी आ गई। वह अचानक पीछे मुड़ी और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, हंसना बंद करो। ठीक है, उसने तुरंत बात मान ली। उसका चेहरा गंभीर हो गया। मेरे माता पिता की चिंता मत करो, मैं उनका ख्याल रखूंगा। आप बस आराम कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 3 दिनों में आप उनकी देखभाल निश्चिंत होकर कर सकेंगे। हाँ, ये सुनकर कि वह 3 दिनों में अपने माता पिता की देखभाल कर सकती है, चुक्सिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। इसका मतलब ये था कि टीम लीडर टोंगजी ने उसे जिंगजे की सहायक के रूप में काम करने के लिए सहमति दे दी थी। इसका मतलब ये था कि टीम लीडर टोंगजी ने एक प्रसिद्ध डॉक्टर बनने की उसकी योजना का समर्थन किया। इसका मतलब ये था कि वह दिन दूर नहीं जब उसके माता पिता उस पर गर्व करेंगे। बेशक ये सब एक चुनौतीपूर्ण राह थी, लेकिन जीवन जीने के लिए हमेशा एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है। जब वह पहली बार आई थी तब वह बिना किसी उद्देश्य के भटक रही थी, लेकिन अब उसे अपनी अहमियत का एहसास हो गया था। वह अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती थी। अतीत में उसका जीवन चिंतामुक्त था। उसे बस अपने माता पिता के आदेशों का पालन करना था, पियानो का अभ्यास करना था, कक्षाओं में जाना था और अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी थी। हालांकि उस समय वह अपने माता पिता द्वारा नियंत्रित एक कठपुतली की तरह थी। इस युग में अतीत के सभी सुख सुविधाएं समाप्त हो चुकी थी। वह इतनी असमंजस में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके साथ ऐसे नाटकीय मोड़ आ सकते हैं। अगर उसे पहले से पता होता तो वह निश्चित रूप से इस युग के बारे में अध्ययन करती। दुर्भाग्यवश, काश मुझे पहले पता होता। कहना बीते समय की बातों को समझना आसान होता है, कहने के बराबर है। किताबों में समय यात्रा करने वाली नायिकाओं के बारे में सोचते हुए, जिनमें से प्रत्येक ने शानदार ढंग से तरक्की की और उथल-पुथल मचा दी। उसके जैसी नहीं, जिसे पेट भर खाना खाने में भी मुश्किल होती है। लेकिन यही वास्तविकता है, एक ऐसी लड़की जो 90 के दशक की लड़की बनने की ख्वाहिश रखती थी और जिसे एक नाजुक फूल की तरह पाला गया था, और जो बिना किसी सुविधा के इस युग में आ पहुंची है। हाँ, उसके जैसी नाजुक फूल में भी इस युग के लोगों की तुलना में थोड़ी अधिक व्यावसायिक समझ थी, लेकिन अब व्यापार करने की कोशिश करना धीमी मौत को दावत देने जैसा था। दुर्भाग्यवश उसका शरीर मजबूत नहीं था, इसलिए वह अपने माता पिता को बुरी तरह संघर्ष करते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। शुरू में तो उसने कुछ साल गुजारने, कॉलेज जाने और फिर बाहर निकलने का रास्ता खोजने की उम्मीद की थी। 230 अध्याय 176 मुआवजा अंडरस्कोर 2230 अध्याय 176 मुआवजा अंडरस्कोर 2 अप्रत्याशित रूप से लिन चुक्सिया की मुलाकात झो मिकान से हुई, जिसने उसे भर्ती होने का अवसर प्रदान किया। लेकिन ये सब वो नहीं था जो वह वास्तव में चाहती थी, इसलिए शुरुआत में उसने सोचा कि चूंकि उसके माता पिता ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए उसे उनकी सेवा को एक प्रकार के प्रतिफल के रूप में लेना चाहिए और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। झो परिवार के सामने उनके माता पिता के निःशर्त समर्थन ने उन्हें इस युग में सफल होने का दृढ़ संकल्प दिलाया। वह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहती थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहती थी कि वे ऐसा करते समय गर्व से अपना सिर ऊंचा रख सकें। संक्षेप में कहें तो वह एक समय खोई हुई थी और आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के लिए अथक प्रयास कर रही थी। अब आखिरकार उसे एक लक्ष्य मिल गया था जिसके लिए वह प्रयास कर सकती थी, और लक्ष्य होने से उसे प्रेरणा मिली। ये प्रेरणा उन्हें उनके माता पिता से मिली थी। एक अच्छी डॉक्टर बनने के प्रति उनका आत्मविश्वास निराधार नहीं था। पियानो के उनके पूर्व अभ्यास ने उन्हें अत्यंत निपुण हाथ प्रदान किए थे। साथ ही एक ठोस शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ उन्हें दूसरों पर पूर्ण बढ़त प्राप्त थी। उनके फैसलों ने इस कहावत को सच साबित कर दिया कि धन लड़कियों का पालन पोषण करता है, जबकि गरीबी लड़कों को संवारती है। धन से पोषित होने के बावजूद गरीबी के इस दौर में वह प्रसिद्धि और दौलत से अछूती रही, बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हुई। दरअसल आप किसी चीज की जितनी कम परवाह करते हैं, उसे हासिल करना उतना ही आसान होता है। अत्यधिक परवाह करने से आप इसे खो भी सकते हैं। ये सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। उसके चेहरे पर दिख रही चकाचौंध भरी चमक को देखकर झो मिकान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका निर्णय सही था। तो फिर आगे चलकर वो उसे हर तरह की विपत्तियों से बचाएगा। उसे उसका जोशीला स्वभाव देखना अच्छा लगता था। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनका रिश्ता उसमें ऐसी ही अद्भुत प्रतिभा को उजागर करेगा। उस समय वो अपनी भावनाओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। वो उसे पसंद करता था। जब उसने उसे पहली बार देखा, तभी से वो उसकी सच्चाई, उसके साथ की जाने वाली उसकी चंचल हरकतों और उसकी प्रामाणिकता की ओर आकर्षित हो गया था। अच्छा महसूस करते हुए लिन चुक्सिया ने छात्रावास लौटते समय युआन मिंगमेन के ठंडे उपहास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मिंगमेन को खुद से कुछ बुदबुदाते हुए और फिर ऊब महसूस करते हुए अपना मुंह बंद करते हुए देखना कुछ हद तक संतोषजनक था। चुक्सिया से नाखुश रहने वालों में लिन मिंगरान भी शामिल थी। मिंगरान की बर्फीली निगाहों का सामना करते हुए चुक्सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिससे मिंगरान घृणा से भर उठा और दूसरी ओर देखने लगा। इस दौरान हुई उनकी बातचीत में चुक्सिया ने गौर किया कि मिंगरान एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने के बजाय मुद्दों को संबोधित करता था। उसकी नाराजगी संभवतः चुक्सिया के बार-बार छुट्टी लेने के कारण थी, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया सद्भावनापूर्ण थी। चुक्सिया, तुम वापस आ गई। नहा धोकर लौटी लियू मेजुन चिंतित भाव से उसके पास आई और बोली, क्या तुम्हारे चाचा का ऑपरेशन सफल रहा? चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ये बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। मेरे साथ इतना औपचारिक व्यवहार क्यों? लियू मेजुन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ, मैं पूरे दिन चिंतित थी। वैसे आप शियाओ कियोन से मिले थे, है ना? वह कैसे कर रही है? क्या वह वहाँ अच्छे से ढल पा रही है? सभी ने ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। लुओ शियाओ कियोन की सौभाग्यशाली स्थिति को देखते हुए शायद ही कोई उससे ईर्ष्या न करे, जिससे उसका जिक्र होते ही जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। चुक्सिया ने सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बस सिर हिलाया। मैंने उसे देखा था। वह आज मेरे माता पिता के साथ आने के लिए छुट्टी लेकर आई थी, और निर्देशक जो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। लिन मिंगरान ने अचानक कहा, लिन चुक्सिया, मुझे क्षमा करें। चुक्सिया अचंभित रह गई और हंसते हुए बोली, माफी मांगने की क्या बात है? मेरे पिताजी के बीमार होने में आपकी कोई गलती नहीं है। मिंगरान ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाया। आपको पता है, मैं पहले अपने रवैये के लिए माफी मांग रही थी। मुझे आपके पिताजी की बीमारी के बारे में पता नहीं था। चुक्सिया को वास्तव में आश्चर्य हुआ कि ज़ेंगमेई ने ये खबर नहीं फैलाई। पतियों को लियू मेजुन और झांग एर्मियू ने व्यवस्थित किया था। वह अभी तक ज़ेंगमेई से मिली भी नहीं थी।
उनके दृष्टिकोण से टीम के लिए चीजों को स्पष्ट करने के लिए जिंग मेई को सभी को सूचित कर देना चाहिए था। इस तरह सोचते हुए चुक्सिया ने संदेह भरी नजरों से लियू मेजुन को देखा। लियू मेजुन के पीछे खड़ी झांग एनयू ने उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा, ये सोचते हुए कि उससे कुछ न पूछना ही बेहतर है। लियू मेजुन ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, टीम लीडर ने मुझे ये बात फैलाने से मना किया था, मुझे नहीं पता क्यों। अभी समय बचा देखकर चुक्सिया ने जिंग मेई को ढूंढने का फैसला किया। उसे सचमुच महसूस हो रहा था कि उसने उसे बहुत परेशान किया है, चाहे कारण कुछ भी हो, और वो उसे धन्यवाद देना चाहती थी। जिंग मेई छात्रावास में एक चिकित्सा पुस्तक का अध्ययन कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने ऊपर देखे बिना ही कहा, अंदर आ जाओ। टीम लीडर, मैं वापस आ गई हूँ। चुक्सिया जिंग मेई के सामने एक स्टूल पर बैठ गई, उसके चेहरे पर क्षमा का भाव था। आपको फिर से परेशान करने के लिए मुझे खेद है। क्या परेशानी है? जिंग मेई ने अपनी किताब नीचे रख दी और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम सोच रही हो कि मैंने टीम को तुम्हारे पिता के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में क्यों नहीं बताया? चुक्सिया ने ईमानदारी से सिर हिलाया, मुझे जिज्ञासा थी। मुझे लगता है कि आपको भविष्य में अक्सर छुट्टी लेनी पड़ेगी और हम हमेशा नेक कारण नहीं दे सकते। इसलिए अभी से एक मिसाल कायम करना बेहतर है। इससे आपको, मुझे और टीम को फायदा होगा। चुक्सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया, यह प्रत्यक्ष रूप से उसे उपद्रवी करार देने जैसा था। शर्मिंदा मत होइए, आपकी और मेरे भाई की सगाई के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन आपकी सगाई पहले ही हो चुकी है। अगर उनके परिवार में कुछ भी घटित होता है तो आप उनसे दूर नहीं रह पाएंगे। अरे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कला मंडली में ही शामिल हो जाता। क्या यहाँ रहना थका देने वाला नहीं है? मुझे कला मंडली पसंद नहीं है। चुक्सिया ने धीरे से आह भरी। उनका मानना था कि उनके फैसलों को बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है उन्हें फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। जेग मेई हिचकिचाई, फिर बोली, तुम्हारी चाची को यह विचार पसंद आया? आपने उसे बताया? जेग मेई ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरी चाची ही हैं जो आपको कला मंडली में स्थानांतरित करवाने की कोशिश में व्यस्त हैं। मैं उसे बताना चाहता था कि मंडली तुम्हें चाहती है, लेकिन मैं झिझक गया और कुछ नहीं कहा। जब उसे पता चलेगा तो पता नहीं वो मुझे कैसे डांटेगी। इससे आप मुश्किल स्थिति में पड़ जाते हैं। चुक्सिया ने जेग मेई के लिए परेशानी पैदा करने पर वास्तविक खेद व्यक्त किया। मैं आपकी गलती की भरपाई के लिए क्या कर सकता हूँ? आप मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, डॉक्टर जिन के साथ अपनी बातचीत कम कर सकते हैं। यही मेरे प्रति आपकी गलती सुधारने का सबसे अच्छा तरीका होगा। जारी रहेगा। 231 अध्याय 177 क्रोध। 231 अध्याय 177 क्रोध। रात का दूसरा पहर आ गया। मैं चुक्सिया का छोटा सा चेहरा एकदम लाल हो गया, जिससे उसकी मनमोहक सुंदरता में कुछ और निखार आ गया, जिसने जिंग मेई को इतना चकित कर दिया कि वह खुद ही मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। एक महिला होने के नाते वह भी कुछ और बार देखना चाहती थी, तो पुरुषों का क्या कहना। इस समय उसे तीसरे भाई के लिए बेहद खुशी महसूस हो रही थी। अगर उसने उससे जल्दी शादी न की होती और वह अपनी अद्भुत सुंदरता को पूरी तरह से निखारने के लिए कुछ और साल अविवाहित रहती, तो भी यह सवाल बना रहता कि क्या तीसरा भाई उसका हाथ जीत पाता। खैर, शायद तीसरे भाई ने भी यही सोचा होगा। हालांकि अगर उससे पूछा जाता तो वह निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन वह पूरी तरह से मानती थी कि भले ही वो सचेत रूप से ऐसा न सोचता हो, लेकिन उसका अवचेतन मन निश्चित रूप से ऐसा सोचता होगा। लिन चुक्सिया ने अपने गृहनगर में जो कुछ भी सहा था, उसे याद करते हुए जेग मेई को सहानुभूति का अनुभव हुआ। अगर चुक्सिया की मुलाकात तीसरे भाई से न हुई होती तो उसका भविष्य सुखमय होता या दुर्भाग्यशाली, ये वास्तव में अनिश्चित था। प्राचीन काल से ही यह कहा जाता रहा है कि सुंदरियों का अक्सर दुर्भाग्य से ग्रस्त होना तय होता है, और इसके पीछे एक कारण भी है। खुद की रक्षा करने की पर्याप्त क्षमता के बिना अद्भुत सुंदरता आशीर्वाद के बजाय अभिशाप साबित हो सकती है, और एक साधारण परिवार निश्चित रूप से ऐसे दुर्लभ फीनिक्स की रक्षा करने में असमर्थ होगा। मुझे पता है कि मैं आपके प्रेम प्रसंगों पर ज्यादा टिप्पणी करने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन रुककर जेग मेई ने आगे कहा, लेकिन अब जब आपकी सगाई मेरे तीसरे भाई से हो गई है, तो मुझे विश्वास है कि आप देख सकते हैं कि जिंग जे आपकी कितनी परवाह करता है। ये जानते हुए कि वह आपको पसंद करता है और फिर भी उसकी सहायक के रूप में काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि यह उचित है? चुक्सिया ने उससे सीधे पूछा, कैप्टन जेग, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, जेग मेई ने सिर हिलाकर कहा। हो सकता है कि आपको ये बात मुझसे सुनना पसंद न आए, लेकिन मेरा इरादा वास्तव में नेक है। तीसरे भाई की पहले शादी करने की कोई मंशा नहीं थी, और मेरी दूसरी चाची का परिवार बहुत चिंतित था। इसलिए जब उन्हें पता चला कि तीसरा भाई तुमसे शादी करने को तैयार है, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि तुम चाहे जिस भी तरह की इंसान हो या तुम्हारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वे तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। हालांकि जब आपके तीसरे भाई से सगाई हो गई तो उनका रवैया पहले से बिल्कुल बदल गया, और वे आपके बारे में किसी भी अफवाह से निश्चित रूप से नाखुश होंगे। आप ये भी जानते हैं कि अब तक दादी झो ने आपको पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, और अगर आपके और डॉक्टर जिन के बारे में अफवाहें फैलने लगे तो उनके द्वारा आपको स्वीकार किया जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। दरअसल मुझे ये बातें आपसे कहने में झिझक हो रही है, लेकिन ये देखकर कि मेरा तीसरा भाई आपकी कितनी परवाह करता है, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों के लिए आगे का रास्ता सुगम होगा। शायद आपको यह नहीं पता कि हमारे समुदाय में मेरे तीसरे भाई के मानकों वाला कोई व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में आप जैसी किसी से शादी बिल्कुल नहीं करेगा। उससे शादी करने पर आप कई लोगों के ध्यान का केंद्र बन जाएंगी, उनमें से बहुत से लोग आपको परेशान करेंगे। आप समझदार हैं, आपको समझने के लिए मुझे और विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है ना? मैं समझ गई, चुक्सिया ने सिर हिलाया। मुझे पता है कि आप ये सब मेरे भले के लिए कह रहे हैं। हालांकि आपको ये जानकर निराशा हो सकती है कि झो मिकान से शादी करके मैं झो परिवार की एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस प्रक्रिया में खुद को खो दूंगी। ये सच है, मैं एक साधारण परिवार से आती हूँ और पारंपरिक मानकों के अनुसार मैं झो मिकान के योग्य नहीं हूँ, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे चुना है, इसलिए उन्हें मुझे मेरे असली रूप में स्वीकार करना ही होगा। जेग मेई ने निराशा में अपना माथा रगड़ा। तुम उससे यह उम्मीद क्यों रखती हो कि वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करे जैसी तुम हो, बजाय इसके कि तुम उसके लिए बदल जाओ? वो मुझसे शादी करना चाहता है, बात यह नहीं है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तुम जेग मेई ने चुक्सिया की ओर देखा, जिसने एक छोटे से हेजहॉग की तरह अपनी रक्षा पंक्ति खड़ी कर ली थी, और उसका चेहरा असहायता से भरा हुआ था। मैं ये बात सचमुच आपके भले के लिए कह रहा हूँ। क्या आप थोड़ा कम विरोध नहीं कर सकते, कृपया? मुझे माफ कर दो। चुक्सिया ने अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। आखिरकार वो इस योग की नहीं थी। जब कोई और उसके निजी जीवन में दखल देने पर तुला हुआ था, तो वह अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन सोचने पर पता चलता है कि दूसरी व्यक्ति वास्तव में नेक इरादे से सलाह दे रही थी, और उसकी प्रतिक्रिया कुछ हद तक अनुचित हो सकती थी। फिर भी ये जानते हुए भी वह दूसरों द्वारा अपने निजी जीवन में दखलंदाजी को स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसे हर बात में झो परिवार के सदस्यों की इच्छाओं का पालन क्यों करना चाहिए? उसकी सास लिन यांकियो और डॉक्टर जिन की मां के बीच होने वाले छोटे मोटे झगड़े उसे बहुत ही मामूली लगते थे। क्या उन्हें सिर्फ उनके इस बेतुके झगड़े की वजह से अपनी पेशेवर योजनाओं को छोड़ देना चाहिए था? बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वो डॉक्टर जिन के बिना डॉक्टर नहीं बन सकती थी, वो बस समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी।
इसके अलावा गहन चिंतन के बाद जिंगजे की उसके प्रति भावनाएं एक शिक्षक की अपनी छात्रा के प्रति प्रशंसा से अधिक कुछ नहीं थी। निराधार संदेहों के आधार पर किसी चीज से बचना स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी अपमानजनक होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सलाह नहीं ले सकता, आप ये भी जानते हैं कि मेरे परिवार और झो परिवार के बीच बहुत बड़ा अंतर है। मैं ये बात स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता नहीं कर सकते। किसी हुनर का होना उन्हें कुछ हद तक मानसिक शांति प्रदान करता है। चुक्सिया नहीं चाहती थी कि ज़ेगमेई उसे गलत समझे, क्योंकि वो हमेशा उसके प्रति दयालु रही थी, लेकिन बहुत अधिक स्पष्टीकरण अनावश्यक था। उसे विश्वास था कि इतना कहने से वह समझ जाएगी। लिन चुक्सिया ज़ेगमेई खड़ी हो गई और चुक्सिया को गंभीरता से देखते हुए बोली, अगर मैंने पहले सोचा था कि मेरे तीसरे भाई से तुम्हारी शादी महज सौभाग्य है, तो अब मैं कहना चाहती हूँ कि तुम निश्चित रूप से उसके योग्य हो। ये तो वाकई बहुत बड़ी प्रशंसा थी। चुक्सिया ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन आपको तैयार भी रहना होगा। आप चाहे कुछ भी कर लें, बाहरी लोगों की नज़र में मेरे तीसरे भाई से शादी करना हमेशा सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के रूप में ही देखा जाएगा। आखिरकार ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो आपको जानने के लिए समय निकालेंगे। उन्हें तो सिर्फ आपकी अर्जित प्रसिद्धि ही दिखाई देती है। मुझे पता है, और मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे क्या कहते हैं। यह अच्छी बात है। ज़ेगमेई हिचकिचाई, फिर बोली, क्या तुमने इस साल कॉलेज जाने के बारे में सोचा है? वो इसके बारे में भी क्यों पूछ रही थी? चुक्सिया ने हताश मुस्कान के साथ समझाया, जब झो मिकांग ने मुझे वापस भेजा तो उसने मुझसे इसके बारे में पहले ही पूछ लिया था। मैं अगले साल के बाद वाले साल में परीक्षा देने की योजना बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, ज़ेगमेई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। सच कहूँ तो मेरी दूसरी चाची का स्वभाव भी जिद्दी है। मुझे डर है कि अगर आप दोनों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसलिए मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूँ। मेरी माँ ने भी मुझे आपको याद दिलाने के लिए कहा था, शायद इसलिए कि अगर उन्हें पता चलता कि आप डॉक्टर जिंग के सहायक हैं, तो वह निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करती। एक लंबी आह भरते हुए चुक्सिया का चेहरा चिंता से भर गया। अगर उसकी होने वाली सास सचमुच परेशानी खड़ी करने लगे, तो क्या वह उससे उसी तरह निपट पाएगी जैसे उसने झो मिकांग और ज़ेगमेई से निपटा था? अगले दिन सुबह के अभ्यास के बाद प्रशिक्षु समय से पहले कक्षा में पहुंचे और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। हर चेहरे पर उम्मीद और तनाव के भाव झलक रहे थे। वे बेसुध होकर बातें कर रहे थे, उत्सुकता से बार-बार दरवाजे की ओर देख रहे थे। दोनों को उम्मीद थी कि जिंगजे जल्दी आ जाएगा, और वे ये भी चाहते थे कि वह देर से आए, ताकि उनकी उम्मीदें उनके दिलों में कुछ और देर तक जलती रहें। लोग ऐसे ही होते हैं। परिणाम घोषित होने से पहले हर कोई यही उम्मीद करता है कि आसमान से आया हुआ सपना उसी पर टूट पड़े। परीक्षाओं के दौरान क्या हमेशा ऐसे लोग नहीं होते जो उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो उम्मीद से कम प्रदर्शन करते हैं। अब हर कोई उम्मीद कर रहा था कि उन्होंने ही बेहतर प्रदर्शन किया है और खराब प्रदर्शन करने वाले दूसरे लोग हैं। बेशक कुछ ऐसे भी थे जिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जैसे कि कियाओ निंगई, यांग शियाओली, लिन मिंगरान और विभिन्न कक्षाओं के अन्य छात्र जिनके परिवार बहुत संपन्न थे। उनके लिए यहाँ आना महज एक पहलू था। मुख्य बात यह थी कि वे विशेषाधिकार के उस आवरण के तहत अपनी मनचाही चीजें हासिल कर लें। ठीक 8 बजे जिंगजे समय पर कक्षा के दरवाजे पर आ पहुंची। जो छात्र पहले से ही सीधे बैठे थे, वे और भी ज्यादा अकड़ गए। कमरे का जायजा लेने के बाद जिंगजे ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं देख सकती हूँ कि हर कोई बेसब्री से मेरे द्वारा परिणामों की घोषणा का इंतजार कर रहा है ना? हाँ शिक्षक जी, घुमा फिराकर बात करना बंद कीजिए। जी शिक्षक जी, बस हमें बता दीजिए कि आपने किसे अपना सहायक चुना है, बता दीजिए। शिक्षक जी, ये मैं तो नहीं हूँ ना, हट जाओ, ये तो मैं ही हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वो जगह अचानक इतनी शोरगुल भरी हो गई जैसे कोई कड़ाही चटक रही हो। ऐसा लगता है कि आप सभी परिणाम जानना नहीं चाहते, जिंगजे ने अपनी पाठ्य पुस्तक खोलते हुए कहा। क्योंकि ऐसा है तो मैं क्लास के बाद उस व्यक्ति को बता दूंगा। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। अध्यापक, इस बार आवाजें आश्चर्यजनक रूप से एक साथ थीं। जिंगजे हंसते हुए बोली, ठीक है, परीक्षा के अंक मेरी उम्मीद से बेहतर आए हैं। इसका मतलब यह है कि सभी ने अपनी पढ़ाई में वाकई मेहनत की है। अगर पाबंदियां ना होती तो मैं वाकई एक से ज्यादा सहायक चुनना पसंद करता। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। जिंगजे ने चुक्सिया की ओर देखा और धीरे से आह भरी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। ठीक है, मैं अब आपको और अधिक सस्पेंस में नहीं रखूंगा। जो छात्र मेरा सहायक बनेगा वह चौथी कक्षा का छात्र वू जिंगबो है। सभी की निगाहें ईर्ष्या और जलन से भरी हुई वू जिंगबो की ओर मुड़ गईं। जब चुक्सिया ने वू जिंगबो का नाम सुना तो उसका दिल अचानक बैठ गया। उसने अपने होंठ काट लिए, आंसू रोकने के लिए संघर्ष किया और खुद को हिम्मत देते हुए कहा, लिन चुक्सिया, तुम रो नहीं सकती। आपको बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए। उसने कुछ गहरी सांसें ली और आखिरकार रोने की इच्छा को काबू में कर लिया। उसके बगल में बैठी लियू मेजुन ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और उसे हल्के से दबाया। उसकी निगाहें नाखुशी से जिंगजे की ओर मुड़ गईं। अगर मामला सुलझा ही नहीं तो वादे क्यों किए गए? ऐसे लोगों के साथ कौन खेलता है? उसी क्षण जिंगजे लियू मेजुन की नजरों में एक पाखंडी बन गया। जैसे ही जिंगजे ने वू जिंगबो के नाम की घोषणा की, उसकी नजर चुक्सिया की ओर सूक्ष्मता से चली गई। ऊंची जगह से देखने के कारण उसके चेहरे के भाव उसकी नजर से नहीं बच पाए। उसके दुखी और निराश चेहरे को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल निचोड़ा जा रहा हो। उसने मेज के किनारे पर अपना हाथ मुट्ठी में कस लिया और उसकी उंगलियों के बीच से खून की लाल धारा बहने लगी। चुक्सिया सुबह से ही विचलित थी। उसे विश्वास था कि जिंगजे अपने वचन से मुकरने वाला व्यक्ति नहीं था। इसलिए एकमात्र संभावना यही थी कि झो मिकांग ने उस पर दबाव डाला हो, या झो परिवार ने ऐसा किया हो। आखिरकार वो झो परिवार की भावी बहू थी। उनके द्वारा डाले गए दबाव के आगे झुक जाना उनके लिए पूरी तरह से स्वाभाविक था। इसलिए उसके पास उसे दोष देने का कोई कारण नहीं था। अब वह सबसे ज्यादा जो करना चाहती थी वह था झो मिकांग का सामना करना। क्या उनके पहले के सभी शब्द खोखले वादे थे? उसने उसे स्पष्ट रूप से वादा किया था और उसे आश्वस्त किया था कि 3 दिनों में वह बिना किसी चिंता के अपने पिता से मिल सकेगी। उसे अचानक कपकपी छूट गई। यह एहसास होते ही कि वह अपने पिता से वैध रूप से मिलने का एक और तरीका ढूंढ सकती है, अगर उसे मेडिकल टीम से दूर स्थानांतरित कर दिया जाए। जब उसे कल रात कैप्टन जे की बातचीत याद आई तो उसे तुरंत गुस्से से अपना खून खौलने लगा। किस अधिकार से उन्होंने उसकी सहमति के बिना किस आधार पर उसके भविष्य का फैसला किया? इस तरह की बदमाशी में कोई न्याय नहीं था। करने के लिए जारी 232 अध्याय 178 महान चाइल्ड हाउस 232 अध्याय 178 महान चाइल्ड हाउस। भोर होने से पहले योजक चिन्ह। चुक्सिया को गुस्से में अंदर आते देख झो मिकांग ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम यहाँ बहुत जल्दी आ गई। मैं अभी हानलियांग को तुम्हारे लिए ढूंढने को कहने ही वाला था। कमांडर, मैं अब काम पर वापस जा रहा हूँ। झो हानलियांग ने कार्यालय से भागते हुए कहा, मानो वह दंपति के प्रेम संबंधों में दखल देने की कोई इच्छा न रखता हो। तुमने अपना वादा कैसे तोड़ दिया? गुस्से से चुसिया ने मेज से एक किताब उठाई और उसे झो मिकांग पर फेंकते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? इतना हंगामा मत करो। झो मिकांग ने किताब छीन ली और उसे घूरते हुए कहा, बिना तथ्यों को जाने लोगों पर अंधाधुंध आरोप लगाना, क्या यही तुम्हारी आदत है?
मैं अंधाधुंध आरोप कैसे लगा रहा हूँ? सहायक के नाम की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। मैंने आपको कहाँ नुकसान पहुंचाया? कल तुमने मुझसे साफ-साफ वादा किया था, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? शिकायतों से भरे अपने दिल को दबाते हुए चुशिया बोलते-बोलते बेकाबू होकर रोने लगी। अपने सामने बैठी उस नन्ही बच्ची को फूट-फूट कर रोते देख झो मिकान असहाय महसूस करने लगा। मैंने तो यही कहा था कि 3 दिन में तुम खुलेआम और ईमानदारी से हमारे पिता से मिल सकती हो, है ना? चुक्सिया ने सिसकते हुए कहा, क्या ये वही बात नहीं है? उसे अपनी आशंकाओं को जाहिर करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे तुरंत सच न हो जाएं। ये कैसे समान है? इसके अलावा मैंने उस समय आपसे यही पूछा था कि क्या आप सचमुच डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना? चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुमने तो मुझे मेडिकल स्कूल जाने का सुझाव भी दिया था। आपने स्पष्ट रूप से मुझे डॉक्टर बनने की अनुमति दी थी। आप इससे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? डॉक्टर जिनके बिना आप डॉक्टर नहीं बन सकते। चुक्सिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर उससे बेहतर कोई है जो मुझे शिष्य के रूप में लेने को तैयार है, तो बेशक मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अब बात पक्की हो गई। झो मिकांग ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? क्या यह मुड़ नहीं सकता? क्या आपको समझ नहीं आया कि जब हम शादी के मामलों पर चर्चा कर रहे थे, तब डॉक्टर जिनकी माँ उसे घसीटकर मेरे घर ले आए, तो इसका क्या मतलब था? और आप जानते हैं कि उसकी माँ और मेरी माँ के बीच कैसा रिश्ता है। अगर तुम डॉक्टर जिनके शिष्य बन जाते, तो क्या तुम ऐसा सिर्फ मेरी माँ को गुस्सा दिलाने के लिए नहीं कर रहे होते? चुक्सिया ने अपराधबोध से अपनी गर्दन सिकोड़ ली और चुप रही। वो झो मिकान के सामने ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी कि उसकी माँ और डॉक्टर जिनकी माँ के बीच का झगड़ा बहुत ही तुच्छ था और वह इससे परेशान नहीं होना चाहती थी। मैंने तुमसे किया हुआ वादा कब तो नहीं तोड़ा। झो मिकान ने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम्हें इस बात पर शक है कि मैंने तुम्हें मेडिकल टीम से निकाल दिया था? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हें देखते ही मुझे पता चल गया कि तुम बिल्कुल यही सोच रहे हो। क्या मेरा ऐसा सोचना गलत है? आपने मुझसे बात स्पष्ट नहीं की। चुशिया को बुरा लगा और उसने तुरंत विषय बदल दिया। आपने मेरे लिए किस शिक्षक का इंतजाम किया है? क्या वे डॉक्टर से बेहतर हैं या डॉक्टर जिंग से बदतर? पुरुष या महिला? वे कितने साल के हैं? क्या उनके साथ तालमेल बिठाना आसान है? क्या वे सचमुच मुझे पढ़ाना चाहते हैं? झो मिकान ने उसे घूरते हुए कहा, पहले मुझसे माफी मांगो। मुझे खेद है। ऐसी स्थिति में चुक्सिया बिल्कुल भी जिद्दी नहीं थी। उसने न केवल माफी मांगी बल्कि साथ ही एक बेहद प्यारी मुस्कान भी बिखेरी। झो मिकान ने गंभीर चेहरा बनाए रखते हुए कहा, याद रखना, भविष्य में तुम्हें दूसरों पर, खासकर पुरुषों पर, इस तरह मुस्कुराने की अनुमति नहीं है। हाँ, चुक्सिया ने जल्दी से अपनी मुस्कान छुपा ली और मन ही मन बुदबुदाई, घमंडी आदमी, कितना तुच्छ। आपका सामना करने वाला व्यक्ति वार्ड 401 का मुख्य चिकित्सक सोन शियाओयू है, जिसकी उम्र 48 वर्ष है, जिसका पद डॉक्टर जिंग से उच्च है और चिकित्सा कौशल भी उससे कम नहीं है। उसका स्वभाव थोड़ा गंभीर है, लेकिन वह एक अच्छी इंसान है। वो हमारी माँ की दोस्त थी, इसलिए उनके साथ निश्चिंत रहें। वो आपको पूरी लगन से पढ़ाएगी और डॉक्टर जिंग से कम समर्पित नहीं होगी। डिवीजन कमांडर टोंगाजी ने वास्तव में चुक्सिया के जनगणना जैसे प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया। उम्र 48 वर्ष, थोड़ा गंभीर और भावी सास की कोई सहेली। चुक्सिया का चेहरा बिगड़ गया। 48 का मतलब था रजोनिवृत्ति के करीब, थोड़ा गंभीर स्वभाव का मतलब था कि साथ रहना बहुत आसान नहीं होगा, भावी सास की दोस्त होने का मतलब था कि वो उसके साथ अतिरिक्त सख्ती बरतेगी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो जानबूझकर नखरे कर रही थी, उसे सचमुच उस उम्र की महिलाओं से बातचीत करने में डर लगता था। उनकी पूर्व पियानो शिक्षिका भी उसी उम्र की थी, उनकी पूर्व कक्षा शिक्षिका भी उसी उम्र की थी, उसकी असली माँ की उम्र भी उतनी ही थी। बिना किसी अपवाद के उन सभी ने उसका जीवन दुखमय बना दिया। लेकिन फिलहाल उसके पास सचमुच कोई विकल्प नहीं था। अगर उसने आपत्ति जताने की हिम्मत की, तो डिवीजन कमांडर टोंगजी शायद, ओह नहीं, वो तो पक्का यही सोचेगा कि वो डॉक्टर जिंग से दवाइयां सीखना चाहती है। ठीक है, मुझे समझ आ गया, किसी ने बेरुखी से जवाब दिया। झो मिकान के होंठ अनायास ही फड़कने लगे। ये किस तरह का रवैया था? उसने आंटी सॉन्ग को उसे पढ़ाने के लिए राजी करने के लिए बहुत कोशिशें की, फिर भी वह इतनी अनिच्छुक लग रही थी। मेरी बात सुनो, डॉक्टर सॉन्ग डॉक्टर जिंग से कहीं ज्यादा प्रसिद्ध हैं। कृतघ्न मत बनो। मैं कृतघ्न नहीं हूँ। चुक्सिया ने धीरे से बुदबुदाया, फिर झट से सीधी खड़ी हो गई। निश्चिंत रहें, मैं चिकित्सक सोन का उतना ही सम्मान करूंगी जितना मैं आपकी माँ का करती हूँ। और मेरी माँ कौन है? लिन यांग्क्यू। बैककोट। झो मिकान, क्या उसने यही पूछा था? क्या वह जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी? बटालियन कमांडर का चेहरा, जो टोंगजी की तरह ही कब्ज से ग्रस्त था, देखकर चुक्सिया को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत खुद को सुधारते हुए कहा, यह मेरी माँ भी है। अगर तुम मुझसे नहीं मिले होते, तो बिकने के बाद भी तुम पैसे गिन रहे होते। झो मिकान ने निराशा से अपना माथा रगड़ते हुए कहा, ठीक है, अब वापस क्लास में जाओ। आपका स्थानांतरण आदेश कल जारी किया जाएगा। आपके पिताजी के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आप चिकित्सक सॉन्ग के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों अस्पताल में यूं ही समय बर्बाद न करें, किताबें ज्यादा पढ़ें। डॉक्टर सॉन्ग एक सख्त शिक्षिका हैं और यदि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो वह आपको कभी भी वापस भेज सकती हैं। और फिर शर्मिंदगी के मारे रोने की हिम्मत मत करना। हाँ, चुक्सिया ने खुशी से जवाब दिया और बाहर की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह इतनी चौंक गई कि एक कदम पीछे हट गई। डिवीजन कमांडर पॉलिटिकल कमिश्नर आप। हे जू झेंगोंग ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, चुक्सिया तुम भी यहाँ हो? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और हानलियांग से थोड़ी बात करना चाहता था। हाँ, चाचा जी, अगर आप बात करना चाहते हैं तो अंदर आ जाइए। झो मिकांग ने भावहीन होकर उनसे मिलते हुए कहा और जू झेंगोंग और झो हानलियांग का हाथ पकड़ते हुए बोला, शर्म मत कीजिए, अंदर आ जाइए। चुक्सिया के सामने दोनों में से कोई भी व्यक्ति अपने दिल से ऐसा करने को तैयार नहीं था, लेकिन शारीरिक रूप से संघर्ष करके खुद को छुड़ाना उचित नहीं होता, इसलिए उन्होंने अनिच्छा से खुद को झो मिकांग द्वारा अंदर घसीटे जाने दिया। श्याओमी, हे जू झेंगोंग ने इसे हंसकर टालने की कोशिश की, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे समझाए, क्योंकि बड़ों का छींटे मारना वाकई अनुचित था। डिवीजन कमांडर, मेरे ससुर के अस्पताल में भर्ती होने के कारण मुझे आने वाले दिनों में उन पर कड़ी नजर रखनी होगी। प्रशिक्षण से संबंधित और भी चिंताओं के बारे में आपको बताना होगा। झो मिकांग ने फाइलों का एक गट्ठा जू झेंगोंग के हाथों में रखते हुए कहा, फिर झो हानलियांग की ओर मुड़कर कहा, अगले कुछ दिनों तक किसी भी समस्या की सूचना सीधे डिवीजन कमांडर को दें, मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना कहने के बाद उसने उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया, अपनी कार की चाबियां उठाई, लापरवाही से उन दोनों आदमियों की ओर लहराई और कार्यालय से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। पीछे केवल झूलते हुए दरवाजों का एक जोड़ा ही रह गया। अगले दिन वू जिंगो को जिंगजे के सहायक के रूप में आधिकारिक रूप से नियुक्त करने की सूचना जारी की गई। साथ ही एक और घोषणा भी की गई, लिन चुक्सिया अस्पताल 401 में चिकित्सक सोन शियाओयू की सहायक बन गई हैं। अपनी मेडिकल टीम की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह व्यवस्थित रूप से सीखने के लिए डॉक्टर सॉन्ग के साथ जाएंगी। इस घोषणा ने काफी हलचल मचा दी, खासकर तब जब स्थानीय छात्रों ने सोन शियाओयू के इलाके में स्थिति का जिक्र किया, जिससे यह और भी सनसनीखेज हो गया।
कुछ समय के लिए हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि उनके परिवार के सदस्य बीमार पड़ जाएं और उन्हें 401 में भर्ती कराया जाए ताकि उन्हें खुद भी ऐसा अच्छा अवसर मिल सके। उन्होंने अपने तर्क से यह मान लिया कि चुक्सिया को यह मौका इसलिए मिला क्योंकि उसके पिता बीमार पड़ गए थे। लिन बाओहे बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गए और 5 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए झो मिकांग ने उन्हें खुद गाड़ी से उनके गृहनगर वापस ले जाने का फैसला किया। चुक्सिया भी स्वाभाविक रूप से जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि वह काम करना जारी रखना चाहती थी, इसलिए वह बटालियन कमांडर टोंगजी की तरह मनमानी नहीं कर सकती थी, जिसके बदले में डिवीजन कमांडर मौजूद था। उसकी जगह कौन लेगा? सौभाग्य से हालांकि चिकित्सक सोन शियाओयू रजोनिवृत्ति से गुजर रही थी और एक गंभीर व्यक्ति थी, लेकिन उनका रवैया अनुचित नहीं था। वह चुक्सिया के प्रति बहुत ज्यादा स्नेहपूर्ण नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा उदासीन भी नहीं थी। चुक्सिया का वर्तमान कार्य केवल उसके पीछे पीछे चलना और ये देखना था कि वो मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करती है। सोन शियाओयू के पास वांग जिंग नाम की एक और इंटर्न भी थी, जो मेडिकल स्कूल से स्नातक थी और जाहिर तौर पर देहाती चुक्सिया को पसंद नहीं करती थी। वो मूल रूप से उसे नजरअंदाज करती थी। चुक्सिया को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, सम्मान कमाया जाता है। उसे विश्वास था कि एक दिन वे उसका भी उतना ही सम्मान करेंगे जितना वे एक डॉक्टर का करते हैं। डेलिंग गांव लुओ गैंगशुन और मोटी चाची के घर के ठीक पीछे खुले मैदान में 5 घरों की नींव मजबूती से रखी जा चुकी थी और लाल दीवारें आधी बनी हुई थी। हर दिन लोगों की भीड़ तमाशा देखने आती थी। गांव में अभी तक किसी ने भी लाल ईंटों और बड़ी टाइलों से बना घर नहीं बनाया था। यह एक अनोखा मामला था और हर कोई यह अनुमान लगा रहा था कि घर का मालिक कौन है। दुर्भाग्यवश कई बार पूछे जाने पर भी बिल्डरों ने दावा किया कि उन्हें पता नहीं था, क्योंकि उन्हें काम सौंपा गया था और उनकी एकमात्र चिंता निर्माण कार्य थी, न कि घर का मालिक कौन है। कुछ लोगों ने नए घर के पड़ोसी डेलिंग ग्राम समिति के वर्तमान सचिव लुओ गैंगशुन से पूछा, सचिव जी, क्या आप वाकई नहीं जानते कि घर का मालिक कौन है? लुओ गैंगशुन ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जानकारी नहीं। हालांकि मैंने नींव रखने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन यह उच्च अधिकारियों द्वारा अनिवार्य किया गया था और मैंने ये भी पूछा था कि इसके बनने के बाद वहाँ कौन रहेगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मोटी चाची ने उदास होकर आह भरी, काश हमारा घर भी ऐसे ही शानदार टाइलों वाले घर में बदल जाता। देखो ये कितना भव्य है और रहने के लिए कितना विशाल है। किसी ने मजाक में कहा, मोटी चाची इतनी जल्दी क्यों है? आपके बेटे और बेटी ने सेना में भर्ती हो गए हैं और अगर वे सफल होते हैं तो वे आपको शहर की ऊंची इमारतों में रहने के लिए ले जाएंगे। फिर इस स्टाइल वाले घर की परवाह कौन करेगा? ऊंची इमारतों में ऐसा क्या अच्छा है? मोटी चाची ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर वे हमें वहां बंद कर देंगे तो क्या ये जेल में रहने जैसा नहीं होगा? अगर वे सचमुच सफल हो जाते हैं और हमारे लिए ऐसा घर बना देते हैं तो मैं अपने जीवन से संतुष्ट हो जाऊंगी। इतना कहकर वह कुछ उदासीन भाव से अपने घर लौट गई। लिन बाओहे और झाओ युलान के गांव में न होने के कारण उसे हमेशा ऐसा लगता था मानो गांव का आधा हिस्सा गायब हो गया हो और वह ज्यादा ऊर्जा जुटाने में असमर्थ थी। काश उसे पता होता तो वह उनके पीछे जाती और अपने बच्चों को देख पाती। अफसोस, वो सोचती थी कि वे लोग वहाँ कैसे होंगे, क्या उन्हें घर की याद आती होगी, क्या उन्हें अपने माता पिता की याद आती होगी। मोटी चाची, आपके घर मेहमान आए हैं। बाहर से किसी की आवाज सुनकर मोटी चाची ने उनका अभिवादन किया और अपने होने वाले ससुराल वालों झाओ युशान और ली युआन को आते हुए देखा और झट से मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। मैंने सुना था कि बाओहे बीमार है, क्या हुआ? संदेशवाहक ने बात स्पष्ट नहीं की और मैंने पूछने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे लगा कि पूछना मेरा काम नहीं है। करने के लिए जारी 233 अध्याय 179 घर प्यारा घर 233 अध्याय 179 घर प्यारा घर। रात का पहला पहर बीत गया। डॉक्टर ने कहा कि चूंकि बाओहे की बीमारी का पता जल्दी चल गया था, इसलिए एक छोटी सी सर्जरी ही काफी होगी। एक बार ठीक हो जाने पर वह बिल्कुल किसी और की तरह हो जाएगा, उसे कोई बाधा नहीं होगी। ये जानते हुए कि मोटी चाची लिन बाओहे की हालत को लेकर चिंतित थी, ली युआन ने बिना कुछ कहे ही बात खत्म कर दी। सौभाग्यवश लुओ गैंगशुन को भी खबर मिल गई और वह तुरंत वापस लौट आया। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली और कहा, मुझे पहले से ही पता था, बाओहे और उसकी पत्नी इतने अच्छे लोग हैं कि भगवान भी उनकी रक्षा करते हैं। तुमने ये बात 2 दिन पहले क्यों नहीं कही? मोटी चाची ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम आहें न भरते और परेशान न होते तो क्या मैं इतनी चिंतित होती? लुओ गैंगशुन ने बेबस मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें तो बस मेरी कमियां निकालना पसंद है। और उसने झाओ युशान और ली युआन को घर के अंदर बुलाया। चलिए अंदर बात करते हैं। रिश्तेदारों, चुक्सिया को पसंद करने वाले रेजिमेंटल कमांडर की उम्र कितनी है? वह कैसा दिखता है? अब नतीजा क्या होगा? अंदर पहुंचते ही मोटी चाची ने उन पर अत्यावश्यक सवालों की बौछार कर दी। जब से लिन बाओहे और उसकी पत्नी सिटी गए थे, तब से उसका दिल बहुत चिंतित था और इतने दिनों के इंतजार के बाद उसे झाओ युशान का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि लिन बाओहे बीमार है और इलाज के लिए सिटी में रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीमारी गंभीर नहीं थी, लेकिन उन्होंने बस इतना ही लिखा। चिंता से भरी हुई उसने अनुमान लगाया था कि लिन बाओहे की बीमारी रेजिमेंटल कमांडर की उस चिंता के कारण हुई थी जिसे चुक्सिया पसंद आ गई थी और उसे इस बात का पछतावा था कि वह उनके साथ नहीं गई थी। अब जब उसे पता चल गया था कि झाओ युशान ठीक है, तो वह जल्दी से उस मुद्दे की ओर मुड़ गई जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। झाओ युशान और ली युआन ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों मुस्कुराए। दरअसल रिश्तेदार रेजिमेंटल कमांडर जिसे चुक्सिया पसंद आ गई थी, आप उसे भी जानते हैं, ली युआन ने कहा। जब लुओ गैंगशुन पानी डालने में व्यस्त था तो अविश्वास से उसका हाथ कांप रहा था। उसने झाओ युशान और ली युआन की ओर देखा और पूछा, क्या आप कमांडर झो के बारे में बात कर रहे हैं? मोटी चाची की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। क्या उसकी सगाई पहले ही नहीं हो चुकी थी? उसकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन हमारी चुक्सिया से शादी की तारीख भी तय हो गई है, 9वें महीने का 9वां दिन। आप सब बस जश्न मनाने का इंतजार कीजिए। झाओ युशान अपनी भतीजी की शादी इतने अच्छे परिवार में होने से पूरी तरह संतुष्ट होकर बड़े गर्व से बोले। वास्तव में लुओ गैंगशुन और मोटी चाची दोनों के चेहरे पर अब भी अविश्वास के भाव थे और उन्होंने एक साथ अपनी अनिश्चितता व्यक्त की। सचमुच, ली युआन मुस्कुराई, ये बिल्कुल सच है। युशान और मैं युलान और बाओहे के साथ झो परिवार के पास गए। झो परिवार के सदस्य हमारी चुक्सिया से काफी प्रसन्न हुए। सगाई के संबंध में झो परिवार लिन परिवार से रिश्तेदारों को लाना चाहता था, लेकिन बाओहे और युलान ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम शादी में इस पर चर्चा कर सकते हैं। क्या झो परिवार कैसा दिखता है? लुओ गैंगशुन ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, बेकार के सवाल पूछना बंद करो। फिर वह झाओ युशान और ली युआन की ओर मुड़ा और बोला, झो परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है ना? मोटी चाची ने लुओ गैंगशुन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, अरे क्या तुम भी वही सवाल नहीं पूछ रहे जो मैं पूछ रही हूँ? लगता है जैसे वो रुका। फिर लुओ गैंगशुन ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम सही कह रहे हो, मैं बस बहुत खुश हूँ। देखिए, शियाओ चुशिया सचमुच भाग्यशाली है। वो कुछ ही दिनों के लिए बाहर गई और उसे इतना अच्छा परिवार मिल गया। अंकल डागांग ने कहा कि झो परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है, वे हमारे प्रांतीय नेता के समकक्ष हैं, है ना? नहीं पत्नी, मुझे चुटकी काटो, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है।
शश, धिक्कार है, तस्क। मोटी चाची ने हाथ बढ़ाकर लुओ गैंगशुन की कमर की कोमल त्वचा को पकड़ लिया और उसे बेरहमी से एक पूरे घेरे में घुमा दिया। लुओ गैंगशुन के पास ठंडी हवा में सांस लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिससे झाओ युशान और ली एयुआन के चेहरे पर और भी मुस्कान आ गई। ठीक है, आखिरकार सांस लेते हुए लुओ गैंगशुन ने मोटी चाची के गोल मटोल हाथ को अपनी कमर से झटक दिया। मैं तुम्हें इतना आज्ञाकारी और कब देखता हूँ। स्थिति पर नियंत्रण हासिल करने के बाद मोटी चाची ने अनसुना करने का नाटक किया और झाओ युशान और उसकी पत्नी की ओर मुड़कर कहा, कम से कम अब बाओहे और युलान चैन से रह सकती हैं। हम आपस में खुलकर बात करें तो। छुक्सिया की नाजुक सूरत को देखते हुए अगर वह जल्द ही एक स्थिर परिवार में बस नहीं जाती है तो यह वाकई चिंताजनक होगा। ली एजुआन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, जैसे ही उन्हें इसके बारे में पता चला, छुक्सिया के दादा दादी की बीमारियां आधे से अधिक कम हो गईं। नहीं तो हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। चाचा और चाची को क्या हो गया है? ली एजुआन आह भरे बिना नहीं रह सकी। हमारे जाने के बाद बूढ़े दंपति इतने चिंतित हो गए कि उनकी पुरानी बीमारियां फिर से उभर आईं। अन्यथा हम यहाँ आने में आज तक देरी नहीं करते। मोटी चाची ने झट से पूछा, अब वे ठीक है ना? लुओ गैंगशुन ने भी झाओ युशान और उसकी पत्नी को चिंता से देखा। वे लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। ली एजुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सास ने ही हमें जल्दी से यहाँ आकर आपको समझाने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि आप चिंता करते रहेंगे। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो। मोटी चाची ने लुओ गैंगशुन को कोहनी मारी, फिर झाओ युशान और ली एजुआन को समझाया। तुम्हारा संदेश मिलते ही मैंने तुमसे मिलने का सोचा था, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर तुम किसी काम में फंसे होते तो सिर्फ कुछ शब्द नहीं भेजते। मेरे पति मुझे बार बार रोकते हुए कह रहे थे कि अगर मैंने ऐसा किया तो आप सोचेंगी कि मैं आपके व्यक्तिगत रूप से न आने से असंतुष्ट हूँ। लेकिन अगर मैं पहले आ गया होता तो क्या इससे आपको यहाँ आने की परेशानी से मुक्ति नहीं मिल जाती? अधिकारियों का यही तरीका होता है, वे एक साधारण सी बात को भी जटिल बना देते हैं। ली एजुआन ने झाओ युशान की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पति भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। इसके बाद झाओ युशान ने बचाव करते हुए कहा, हम इसे विवेकपूर्ण होना कहते हैं। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष जानबूझकर उसे बचने का रास्ता दे रहा था, लुओ गैंगशुन ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, गलती मेरी ही थी। झाओ युशान ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए कहा, मेरी भी एक बेटी है और मैं समझता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको बस इस बात का डर है कि ज्यादा उत्सुकता दिखाने से दूसरे लोग आपकी लड़की को नीचा समझेंगे। वो 2 बार हंसा और बात बदलते हुए बोला, मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए एक अच्छी खबर है, ये हमारी शियाओकियों के बारे में है। ये बच्चा वाकई बहुत भाग्यशाली है। वो वहाँ कुछ ही दिनों से है और उसने पहले ही बड़े अस्पताल के प्रमुख का ध्यान आकर्षित कर लिया है। मोटी चाची चौंक गई और तुरंत झाओ युशान की बात काटते हुए बोली, मेरे प्यारे, भले ही स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को वो पसंद आ जाए, हमारा परिवार कभी भी ऐसा अनैतिक काम नहीं करेगा। हे, ली एजुआन हंसी और मोटी चाची के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सास जी, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। निर्देशक एक महिला हैं। उन्हें हमारी शियाओकियों पसंद आ गई और उन्होंने उसे अपनी सहायक बना लिया। मोटी चाची ने तुरंत राहत की सांस ली और अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। मुझे लगा कि शियाओकियों ने कुछ अनैतिक काम किया है। क्या हमारी शियाओकियों ऐसा अनैतिक काम कर सकती है? लुओ गैंगशुन ने अपनी पत्नी को घूरते हुए कहा, तुम उसकी माँ हो, अगर उसे पता चलेगा तो वह नाराज हो जाएगी, शायद तुमसे झगड़ा भी कर ले। फिर उसने झाओ युशान और ली एजुआन की ओर मुड़कर कहा, मेरी प्यारी, क्या तुम विस्तार से समझा सकती हो? अगर हमारी शियाओकियों निर्देशक की सहायक बन जाती है तो क्या वह अभी भी एक सैनिक रह सकती है? बिल्कुल, वो सैनिक बन सकती है। यह प्रांत के सबसे अच्छे अस्पताल में सेना के डॉक्टर का पद है। ली एजुआन ने लुओ गैंगशुन और उनकी पत्नी को शियाओकियों की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया, जिससे वे दोनों खुशी से झूम उठे। कौन सा माता पिता नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे सफल हों? वे अपने बच्चों के लिए केवल अच्छे परिवार में शादी करने की बजाय अपने दम पर सफलता प्राप्त करने की और भी अधिक आशा रखते थे। कुछ देर तक यूं ही बातचीत करने के बाद ली एजुआन ने बातचीत का रुख लुओ परिवार के घर के पीछे बन रहे बड़े घर की ओर मुड़ते हुए कहा, जब हम यहाँ आए थे तब हमने देखा कि आपके घर के पीछे एक बड़ा घर बन रहा है। आपके गांव में ऐसा कौन सा परिवार है जिसके पास ऐसा करने के साधन हैं? पता नहीं, मोटी चाची ने सिर हिलाते हुए कहा, हम भी असमंजस में हैं। ये भूमि गंगशुन द्वारा आवंटित नहीं की गई थी, बल्कि ऊपर से सीधे आदेश के माध्यम से आवंटित की गई थी। उन्होंने कहा कि वह जमीन किसी और को दे दी गई है, शायद कोई सेवानिवृत्त अधिकारी यहाँ आकर सेवानिवृत्ति बिताना चाहता हो। लेकिन हमने बहुत सोचा समझा, फिर भी पता नहीं चल पाया कि यह कौन है। इसके बाद झाओ युशान ने अनुमान लगाया, हो सकता है कि यह अतीत में गांव में भेजे गए पुराने अधिकारियों में से एक हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इस जगह से लगाव हो और वह यहीं सेवानिवृत्त होना चाहता हो। ये तो संभव है। लुओ गैंगशुन ने अचानक अपना माथा थाम लिया, मुझे ये बात पहले क्यों नहीं सूझी? मेरी प्यारी, ये बात सच है कि तुम्हारी राजनीतिक समझ कहीं अधिक तेज है। मैं इन कुछ ग्रामीणों के बीच बस अंदाजा लगाता रहता हूँ, कुछ खास नहीं, मैं भी बस अंदाजे लगा रहा हूँ। मैंने तो अंदाजे लगाने की हद तक भी नहीं सोची। उद्धरण चिन्ह। दोनों पुरुषों के आत्मव्यंग्यपूर्ण हास्य को सुनकर ली एजुआन और मोटी चाची ने एक दूसरे की ओर देखा और साथ में सिर हिलाया। लगभग एक दिन की यात्रा के बाद झुओ मिकान, झाओ युलान और लिन बाओहे को गाड़ी में बिठाकर आखिरकार रेड फ्लैग कम्यून पहुंच गए। खिड़की के बाहर परिचित दृश्य को देखकर झाओ युलान और लिन बाओहे का अपनी बेटी से बिछड़ने के कारण उदास मन आखिरकार थोड़ा शांत हो गया। कभी कभी राहगीर उत्सुकतावश अपनी गर्दनें उठाकर कार के अंदर झांकने लगते थे। उन दिनों कारें वाकई बहुत कम देखने को मिलती थी। जब झाओ युलान और लिन बाओहे ने बाहर देखा और लोगों को अंदर झांकने की कोशिश करते हुए पाया, तो उन्होंने तुरंत अपना सिर पीछे खींच लिया और अपनी सीटों पर असहज रूप से हिलने डुलने लगी। झुओ मिकान ने रियरव्यू मिरर से उनकी हल्की हलचल को देखकर महसूस किया कि वे बाहर लोगों को नमस्कार न करने और बाद में घमंडी कहलाने को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने समझाया, पिताजी, माताजी, इस कार की खिड़कियों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। बाहर से लोग ये साफ साफ नहीं देख सकते कि अंदर कौन है। लिन बाओहे ने तुरंत राहत की सांस ली और कहा, यह अच्छा है, यह अच्छा है। छोटे झाओ युलान ने झुओ मिकान को पुकारा, बोलने में हिचकिचाते हुए। माँ, अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए, अब हम परिवार हैं, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। झाओ युलान ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, छोटे एक बात है जो मैं पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। माँ, बस कह दो, बस। झाओ युलान ने लिन बाओहे की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया, और फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, यह उपहार राशि के बारे में है। बेशक, हमें नहीं लगता कि यह बहुत कम है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके परिवार को चुक्सिया से कोई नापसंदगी है? नहीं तो घर वापस आने पर तुम्हारे पिता और मैं शांत नहीं हो पाएंगे। यह मुद्दा झाओ युलान और लिन बाओहे को परेशान कर रहा था, जिसे वे कई दिनों से अपने अंदर दबाए हुए थे। घर के लगभग पहुंचते देख झाओ युलान सचमुच अपने आप को रोक नहीं पाई। झुओ मिकान के व्यवहार और रवैये से यह स्पष्ट था कि वह चुक्सिया से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन जितना ज्यादा वह इसे दिखाता था, उतना ही ज्यादा उसके माता पिता चिंतित हो जाते थे। यदि झुओ परिवार के सदस्यों को कोई गंभीर शिकायत नहीं थी, तो वह बिना किसी स्पष्टीकरण के मौद्रिक उपहार पर समझौता कैसे कर सकता था? शायद इसलिए क्योंकि इसे जोर से बोलना अप्रिय लगेगा, है ना?
लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, दंपति फिर भी कारण जानना चाहते थे ताकि वे समस्या की जड़ का समाधान कर सकें। झोंग मिकांग ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। पिताजी, माताजी, मुझे आपको थोड़ी देर और सस्पेंस में रखने दीजिए। मैं आपको घर पहुंचकर बता दूंगा, क्या ये ठीक रहेगा? दंपति ने सिर हिलाकर सहमति जताई। क्या वे सचमुच कह सकते हैं कि यह ठीक नहीं था? उस क्षण उनकी चिंताएं और भी गहरी हो गईं। अगर उन्हें इस बात का डर न होता कि वे इसे संभाल नहीं पाएंगे, तो फिर वो यात्रा के दौरान बोलने से क्यों डरता? करने के लिए जारी 234 अध्याय 180 अच्छा दामाद 234 अध्याय 180 अच्छा दामाद दूसरा पहरा आ गया। योजक चिन्ह। जैसे ही कार डालिंग गांव और शियाओलिंग गांव के बीच सड़क के मोड़ पर पहुंचने वाली थी, लिन बाओहे अचानक उठ बैठी और बोली, शियाओ झो, चलो पश्चिम की ओर मुड़ते हैं और पहले चुक्सिया के नाना नानी से मिलने चलते हैं। झोंग मिकांग ने जवाब दिया, दाहिने तरफ का इंडिकेटर चालू किया और कार धीरे धीरे शियाओलिंग गांव की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। तुम्हारे दादा दादी को घुटनों के जोड़ों में तकलीफ हो रही है, इसलिए तुम्हारी माँ ने अस्पताल से उनके लिए कुछ मलहम और उनके पसंदीदा नाश्ते खरीदे हैं, लिन बाओहे ने समझाया। मुझे शुरू में चिंता थी कि पापा लंबी कार यात्रा से थक जाएंगे और मैंने कल सुबह दादा दादी से मिलने के बारे में सोचा था, लेकिन अगर पापा हिम्मत रख सकते हैं तो अभी जाना भी उतना ही अच्छा है। एक आह भरते हुए लिन बाओहे ने अपने असली विचार व्यक्त करने का फैसला किया। शाओ झो, मैं तुम्हारे साथ घुमा फिराकर बात नहीं करने वाला। तुमने ढेर सारा सामान खरीदा है और तुम्हारी माँ और मैं इसे अपने तक ही सीमित नहीं रख सकते, लेकिन अगर दागांग के दादा दादी को पता चल गया कि हम चुक्सिया के नाना नानी के लिए सामान ला रहे हैं, तो वे शायद हर दिन हमारे दरवाजे पर आकर हमें कोसेंगे। परेशानी से बचने और इसे अभी डिलीवर करके काम खत्म करने में ही भलाई है। जब लिन बाओहे और झाओ युलान जीप में चढ़े तो उन्होंने देखा कि पीछे का हिस्सा चावल, आटा, तेल, पेस्ट्री, स्नैक्स और इसी तरह की चीजों से भरा हुआ था। ये स्पष्ट था कि ये वस्तुएं किसके लिए थीं। उन्होंने अनजान बनने का नाटक नहीं किया और सीधे सीधे सवाल पूछ लिया। इससे पहले कि झो मिकांग जवाब दे पाते, उनकी प्यारी बेटी ने कमान संभालते हुए कहा कि उन्होंने और झो मिकांग ने अपने खाने के कूपन का इस्तेमाल इन सामानों के लिए इसलिए किया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि उनके माता-पिता अपने गृहनगर लौटने के बाद पैसे खर्च नहीं करना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने सब कुछ पहले से तैयार कर लिया था। उनकी बेटी इस बात पर अड़ी हुई थी कि अगर वे प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो वह प्रशिक्षण और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगी। उनके पास उन्हें लेने के अलावा और क्या विकल्प था? जब से लिन बाओहे ने पहले शियाओलिंग गांव जाने की बात कही थी, तब से झाओ युलान ने अपना सिर नीचे कर लिया था। अब अपना सिर उठाते हुए उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, पापा। लिन बाओहे ने बस हंसते हुए उसका हाथ थपथपाया और कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप अपने दामाद के सामने रो रही हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? कौन रो रहा है? झाओ युलान ने अपनी आंखों से घूरते हुए कहा और उसके आंसू तुरंत गायब हो गए। वैसे भी दामाद तो बच्चा ही होता है। अगर मैं अपनी बेटी के सामने रो सकती हूँ, तो अपने दामाद के सामने क्यों नहीं रो सकती? लिन बाओहे ने तुरंत दया की भीख मांगते हुए कहा, मैं गलत थी। रो लो, बेशक ये तुम्हारी ही गलती थी। अपनी होने वाली सास को देखकर जो एक बार हावी हो जाने पर आसानी से हाथ नहीं छोड़ती थी, झो मिकांग को अब समझ आ गया था कि चुक्सिया का ऐसा व्यक्तित्व कहाँ से आया था। जब कार चुक्सिया के नाना नानी के घर के दरवाजे पर रुकी, तो वहाँ जमा हुए लोगों की भीड़ हंगामा देखने के लिए दौड़ पड़ी। युलान, क्या ये सचमुच युलान है? पड़ोस के घर की एक बूढ़ी महिला ने कार से बाहर आने वाले व्यक्ति को पहचानने से पहले कई बार अपनी पलकें झपकाईं। उसकी हैरानी भरी आवाज का स्वर भी बदल गया। झाओ युलान ने जल्दी से समझाया, बाओहे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सैन्य अड्डे के अधिकारियों ने हमें वापस भेज दिया है। बोलते हुए उसने झो मिकांग को माफी भरी मुस्कान दी। दंपति ने वापस लौटने से पहले ही ये तय कर लिया था कि कुछ करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर वे चुक्सिया की सगाई की खबर को गुप्त रखेंगे। आखिरकार चुक्सिया ने सेना में भर्ती होने के सिर्फ 1 महीने बाद ही सगाई की खबर को इतनी जल्दी सार्वजनिक करने से तरह तरह की अफवाहें फैल सकती थीं। स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार चुक्सिया की सगाई को उसके दादा दादी से छिपाना सही नहीं था। अगर बूढ़े मास्टर लिन और बूढ़ी महिला लिन गुस्से में ये दावा भी कर दे कि वे लिन बाओहे से संबंध तोड़ रहे हैं, तो इसे गंभीरता से कौन लेगा? इसलिए इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि कम झंझट बेहतर है, दंपति ने पहले ही झाओ युशान और उनकी पत्नी को सूचित कर दिया था। चुक्सिया के नाना नानी, लुओ गैंगशुन के परिवार और दागांग के दादाजी के अलावा उन्होंने किसी और को न बताने का फैसला किया। हालांकि उस समय उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि झो मिकांग ही उन्हें वापस ले जाने वाला होगा। रास्ते में उन्होंने उसे बताने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो वे इसे कहने में बहुत शर्म महसूस कर रहे थे। उन्हें याद आया कि उनकी बेटी ने एक बार इसका जिक्र किया था और उनके होने वाले दामाद तुरंत परेशान हो गए थे और यह सवाल करने लगे थे कि क्या वह काफी अच्छे नहीं हैं। अगर वे उसे बता दें और वो उनसे उसी तरह सवाल करे तो क्या होगा? ठीक है, उनमें शुतुरमुर्ग जैसी मानसिकता थी। वे सोचते थे कि जितना हो सके उतना लंबे समय तक छिपना बेहतर है। आखिरकार वो एक समझदार आदमी था। एक बार जब वे इस ओर इशारा कर देते तो वह निश्चित रूप से समझ जाता और सहानुभूति दिखाता। झो मिकांग के होंठ हल्के से फड़फड़ाए, लेकिन उन्होंने कोई बहस नहीं की। हालांकि मन ही मन वह मुस्कुराया, ये सोचकर कि घर देखने के बाद भी क्या उनकी भावनाएं वैसे ही रहेंगी। उसने उन्हें घर बनाने के बारे में नहीं बताया था क्योंकि उसे डर था कि वे आपत्ति जताएंगे। इसलिए उसने पहले कार्रवाई करने और बाद में रिपोर्ट करने का फैसला किया। अब घर आधा बन चुका था और इसे रोकने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। वो लिन बाओहे और झाओ युलान की चिंताओं और उनकी अनिच्छा को समझता था, लेकिन चुक्सिया से शादी करने का मतलब ये सुनिश्चित करना था कि उसके माता-पिता उसके बाद से बेहतर जीवन जी सके। यह एक गैर परक्राम्य शर्त थी। वे कुछ उपद्रवी रिश्तेदारों को अपने माता-पिता के जीवन स्तर में सुधार लाने में बाधा नहीं बनने दे सकते थे। उन्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, बस इतना कहना ही काफी था, अगर आप अच्छे से रहेंगे तो चुक्सिया अपनी पढ़ाई और प्रशिक्षण पर ध्यान दे पाएगी और वे सब कुछ संभाल लेंगे। उसने गौर किया था कि जब भी बात चुक्सिया की आती थी, उसके माता-पिता तुरंत ही कमजोर बिल्लियों से भयंकर बाघों में बदल जाते थे। झाओ युलान की व्याख्या सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर अचानक सच्चाई का एहसास होने के भाव दिखाई दिए। वे इस बात से हैरान थे कि चुक्सिया के माता-पिता सेना में केवल 1 महीने बिताने के बाद उससे मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। ये कुछ ज्यादा ही लग रहा था। तो पता चला कि वे अस्वस्थ थे और चेकअप के लिए गए थे। शायद उस समय उन्हें लगा होगा कि यह कोई गंभीर मामला है, और अब जब उन्हें पता चल गया है कि यह कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने बताने की हिम्मत की। हाँ, यही होना चाहिए। इतने कम समय में ही दर्शकों ने स्थिति के बारे में पूरी तरह से निष्कर्ष निकाल लिया था। आप उन्हें ज्यादा सोचने के लिए दोष नहीं दे सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर बीमारी को गुप्त रखने की एक प्रथा है, क्योंकि बीमार लोग इसे छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं, इस डर से कि दूसरे लोग गपशप कर सकते हैं और उनकी आयु कम कर सकते हैं। चुक्सिया को सेना में आए हुए केवल 1 महीना हुआ था और लिन बाओहे और झाओ युलान इतनी उत्सुकता से यात्रा पर निकले थे। साथ ही झाओ युलान और ली युआन भी उनके साथ शामिल हो गए थे। ऐसे में लोग अटकलें क्यों नहीं लगाते? दरअसल झाओ युशान और उनकी पत्नी के लौटे ही लोगों ने इस मामले के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। उनका जवाब था कि बहन और बहनोई अपनी बेटी से कभी अलग नहीं हुए थे और चिंतित थे, इसलिए वे देखने गए थे। संयोगवश वे अपने बेटे के लिए भी कुछ चीजें लाना चाहते थे, इसलिए वे साथ चले गए। जिसकी भी पैनी नजर हो, वह बता सकता था कि कहानी झूठी थी।
झाओ किलियांग अभी हाल ही में अपने ससुराल वालों से मिलकर लौटे थे, उन्हें ऐसा क्या भेजना पड़ सकता था जिसके लिए उनके माता पिता दोनों को इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़े। अब समझ में आ गया, यही असली सच्चाई है। ठीक है, तो सच्चाई सबकी कल्पना से इस तरह गढ़ी गई थी। तब ये बात सामने आई कि झो मिकांग ही वह नेता था जिसने पिछली बार झाओ युवानबाओ के घर का दौरा किया था, और इससे झाओ युलान की बातें और भी अधिक विश्वसनीय हो गईं। कार से उतरते समय झो मिकांग ने जानबूझकर सामने की विंडशील्ड को ढक दिया था ताकि उनके जाने के बाद अंदर का दृश्य दिखाई न दे। बेवजह झगड़ा खड़ा न करना ही बेहतर है। वह झाओ युलान और लिन बाओहे के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करना चाहता था। कुछ बदलाव धीरे धीरे होने चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए, साथ ही उनके नियमों का पालन भी करना चाहिए। आखिरकार यहाँ तो वे लोग रहते हैं, वो नहीं। क्या बड़े भाई और भाभी घर पर नहीं है? झाओ युलान ने दरवाजा खोलते हुए मन ही मन बुदबुदाया, ये सोचते हुए कि बाहर हो रहे शोर को उन्होंने क्यों नहीं सुना। आंटी झाओ के हुई घर से बाहर निकली और झाओ युलान और लिन बाओहे को देखकर आश्चर्यचकित और बेहद खुश हो गई। लेकिन जब उसने झो मिकांग को देखा तो उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसके मन में अब भी झो मिकांग द्वारा सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा को ठुकराए जाने का गुस्सा था, भले ही वह पहले से ही जानती थी कि वह उसका जीजा बनने वाला है। वह अभी उस पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। बड़े भाई और भाभी कहाँ हैं? झाओ युलान ने पूछा। मेरे पिताजी और माताजी आपके गांव गए थे, क्या आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई? हम अभी तक वापस नहीं आए हैं, झाओ युलान ने घर की ओर चलते हुए कहा। ऐसे मौसम में बुजुर्ग दंपति घर के अंदर क्यों नहीं है? इसके बाद झाओ के हुई ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, दादाजी और दादी जी बहुत चिंतित थे और हाल ही में खराब मौसम के कारण उनकी पुरानी बीमारियां फिर से उभर आई। उन्होंने आज ही अपनी दवाएं लेना बंद किया है। पिताजी, माताजी, झाओ युलान की आंखें तुरंत लाल हो गईं जब उसने कान पर बैठे बुजुर्ग दंपति को देखा। पापा, मम्मी, लिन बाओहे भी अपराधबोध से भरी हुई लग रही थी। दादाजी और दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपको परेशान करने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। झो मिकांग ने जल्दी से बूढ़े गुरुजी और बूढ़ी महिला से माफी मांगी। छोटे कमांडर, बूढ़ी महिला ने किसी और की ओर नहीं देखा, बल्कि केवल झो मिकांग पर ध्यान केंद्रित किया और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हम, अच्छा, बहुत अच्छा। बूढ़े गुरु आगे बढ़े और उनका दूसरा हाथ पकड़कर बार बार सिर हिलाने लगे। ये देखकर झाओ युलान और लिन बाओहे अवाक रह गईं। पापा, मम्मी, आप चाहे कितने भी संतुष्ट क्यों ना हो, क्या आप थोड़ा और सावधानी बरत सकते हैं, कृपया? छोटे कमांडर, तुम्हारी नजरें वाकई बहुत तेज हैं, बूढ़ी महिला झाओ ने अंगूठा उठाते हुए प्रशंसा की। मेरी पोती किसी भी आम इंसान की नहीं है, लेकिन अब जब मैंने आपको देख लिया है तो मुझे राहत महसूस हो रही है। झो मिकांग ने तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद दादी। हम, बूढ़ा मालिक नाखुश था। झो मिकांग ने तुरंत कहा, धन्यवाद दादाजी। बूढ़े मास्टर झाओ ने खुशी से सिर हिलाया, फिर झाओ युलान की ओर मुड़कर निर्देश दिया, तुम और के हुई जाओ खाना बनाओ, हमें खुलकर बातचीत करनी होगी। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। झाओ के हुई ने बाहर झांककर कहा, मेरे पापा और मम्मी वापस आ गए हैं। वो उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से बाहर गई। उसके पीछे झाओ युलान और लिन बाओहे भी थी। झो मिकांग को भी बाहर जाते देख बूढ़े गुरु और बूढ़ी औरत ने दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर देकर कहा, उनकी परवाह मत करो, चलो बात करते हैं। घर में प्रवेश करते ही झाओ युशान और उनकी पत्नी का जो नजारा सामने आया वो ये था कि बूढ़ा मालिक और बूढ़ी औरत झो मिकांग की बाहों को इस तरह पकड़े हुए थे मानो उसका अपहरण कर रहे हों, चुक्सिया की जमकर तारीफ कर रहे थे और विवरणों को लापरवाही से नजरअंदाज कर रहे थे। नमस्कार चाचा जी, चाची जी, झो मिकांग ने जल्दी से अभिवादन किया। झाओ युशान ने सहज रूप से अपना हाथ बढ़ाया, फिर महसूस किया कि बूढ़े गुरु और बूढ़ी महिला ने झो मिकांग की बाहों को पकड़ रखा था, इसलिए उनके पास उनसे हाथ मिलाने का कोई मौका नहीं था। इसलिए उन्होंने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया और कहा, शाओ झो, मुझे खेद है कि आपको व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने से परेशानी हुई। इसके लिए हम सचमुच बहुत आभारी हैं। वह चुक्सिया का मंगेतर है, इसलिए छोटी चाची और चाचा को वापस लाना उसका अधिकार है। झाओ के हुई ने असंतुष्ट भाव से बुदबुदाते हुए कहा और डांट पड़ने से पहले ही जल्दी से वहां से निकल गई। ये बच्ची, झाओ युशान ने माफी मांगते हुए झो मिकांग की ओर देखा, हमने उसे हद से ज्यादा बिगाड़ दिया है, कृपया इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। बूढ़े मास्टर झाओ ने उसे घूरते हुए कहा, निकल जाओ। पिताजी, क्या हुआ? झाओ युशान हैरान था, उसे याद नहीं था कि उसने बूढ़े गुरुजी को नाराज किया था, तो ये गुस्सा कहाँ से आ रहा था? बूढ़े मालिक ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे दामाद को परिवार की तरह मान रहे हो? इतनी औपचारिक और टालमटोल भरी बातें करना, अपनी तमीज बाहर ले जाओ। इस घर में बकवास बंद करो, जारी रहेगा। 235 अध्याय 181 पता लगाना 235 अध्याय 181 पता लगाना रात के पहले पहर तक हाल ही में मौसम गर्म था और विशेष रूप से बड़ी संख्या में लोग गैस्ट्रोएंटेराइटिस से पीड़ित थे। प्रिय लोगों, कृपया सावधान रहें। नुआन के परिवार को भी यह हो गया। मैंने आज पूरे दिन उनकी देखभाल की। आह, योजक चिन्ह। झो मिकांग के प्रति बूढ़े मास्टर झाओ की स्वीकृति का स्तर झाओ युशान की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। उनके होंठ तो हिले लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि अब झो मिकांग के प्रति क्या रवैया अपनाएं। अजीबोगरीब टिल्डा। बूढ़े गुरु ने स्पष्ट तिरस्कार के साथ उसे धक्का देकर दूर कर दिया, दफा हो जाओ। अचानक हुए इस हमले से हैरान होकर झाओ युशान 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया, फिर खुद को संभाला। थमस लेकर अंदर आई एयुआन इतनी डर गई कि वह झट से बाहर चली गई और जब वह वापस अंदर आई तो उसने मजाक करते हुए कहा, पिताजी, अपने दामाद को देखकर आपको अचानक इतनी ऊर्जा कैसे मिल गई? जब आप डालिंग गांव गए थे तब वो घोड़े से उतर भी नहीं पाता था और अब मुझे यकीन है कि अगर मैं उससे कहूं तो वो पहाड़ पर बाघों का शिकार भी कर सकता है। बूढ़ी महिला झाओ ने भी मजाक में अपनी बहू के लहजे का अनुसरण करते हुए बूढ़े मास्टर झाओ को चिढ़ाया। हे, बूढ़े मास्टर झाओ ने गर्व से हंसते हुए कहा, मेरा दामाद यहाँ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। फिर बूढ़ी झाओ ने उसे तिरछी नजर से देखा और पूछा, क्या आपका दामाद मेरा भी दामाद नहीं है? हमारे दामाद यहाँ हैं, इसलिए हम खुश हैं। ये हुई ना बात। बूढ़े गुरु और बूढ़ी महिला को सोने की ईंट मिलने से भी अधिक प्रसन्न देखकर लियाजुआन स्वयं को ये कहने से नहीं रोक सकी, शाओ झो, तुम्हें अक्सर आना चाहिए। अगर आप साल में सिर्फ कुछ ही बार आते हैं तो ओल्ड मास्टर और ओल्ड लेडी यकीनन 100 साल तक जीवित रहेंगे। जब तक दादा दादी को मैं परेशान करने वाला नहीं लगता, मैं अक्सर आता रहूंगा। बूढ़े मास्टर झाओ ने पूरी गंभीरता से कहा, रेजिमेंटल कमांडर शियाओ झो, ये आपके अपने शब्द हैं। आपको अपना वादा निभाना होगा और अगर आप नहीं आई तो मैं ट्रेन से आपको ढूंढने आऊंगा और हिसाब चुकता करूंगा। झो मिकांग ने बूढ़े मास्टर झाओ की ओर बहुत गंभीरता से देखा और कहा, दादाजी, तो मुझे सचमुच अपना वचन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि मैं आपको और दादी को ट्रेन से मुझे ढूंढने के लिए आने दूं। हा, बूढ़ी मास्टर। झाओ ने दिल खोलकर हंसते हुए बूढ़ी महिला झाओ को छेड़ा, मेरी प्यारी, जब शियाओ झो और चुशिया की शादी हो जाए तो क्यों ना हम उनके साथ ही रहने चले जाएं और कभी वापस न जाएं। बुजुर्ग महिला झाओ ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपकी बात सुनूंगी। मेरे दादा दादी ऐसे कैसे हो सकते हैं? बाहरी कमरे में फिलिंग काट रही झाओ के हुई ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए झाओ युलान से शिकायत की, वे इतने उत्सुक कैसे हो सकते हैं? वे चुक्सिया को गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? रेजिमेंटल कमांडर शियाओ झो ने आपको इसलिए भर्ती नहीं किया क्योंकि आप योग्य नहीं हैं।
उसके प्रति इतना स्पष्ट रवैया अपनाना बंद करो, भविष्य में वह आपका जीजा बनेगा। इस तरह का व्यवहार करने से चुक्सिया मुश्किल स्थिति में पड़ जाती है ना? ली एजुआन ने धीमी आवाज में अपनी बेटी को फटकारा। झाओ केहुई ने असंतुष्ट भाव से बुदबुदाते हुए कहा, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे दादा दादी उस पर इतनी उत्सुकता से चापलूसी करते हैं, मानो चुक्सिया से उसकी शादी होने से हमारे परिवार को कोई बड़ा फायदा मिल रहा हो। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वो चुक्सिया से कितना बड़ा है। ये स्पष्ट है कि पलड़ा उसी के हाथ में है। झाओ युलान को आटा गूंथते हुए देखकर, जिसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अस्वाभाविक भाव थे, ली एजुआन ने गुस्से से अपनी बेटी को चुटकी काटी। तुम इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी इतनी बचकानी हरकतें करती हो। अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहे तो यहाँ से चले जाओ। मैं निकल जाऊंगा, मैं बेहद खुश हूँ। झाओ केहुई ने बिना किसी संदेह के चाकू नीचे रख दिया और दरवाजे की ओर चल दी। झाओ युलान ने तुरंत उसे पकड़ लिया। हुई हुई, तुम्हारी चाची जानती है कि तुम यह इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम चुक्सिया की परवाह करती हो और तुम शियाओ झो से नाराज हो। लेकिन जियाओ झो वास्तव में एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वह चुक्सिया के साथ अच्छा व्यवहार करता है और आपकी चाची और आपके चाचा ससुर का भी सम्मान करता है। बाद में तुम्हारी चाची तुम्हें इसके बारे में विस्तार से समझा देंगी। आज के लिए बस अपनी चाची के लिए ऐसा करो, अगर जरूरत पड़े तो नकली मुस्कान ही लगा लो, ठीक है? आंटी, झाओ केहुई ने कुछ घबराहट के साथ अपनी चोटी खींची। मैं पहले थोड़ी ताज़ी हवा लेने बाहर जा रही हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं चेहरे पर मुस्कान लेकर वापस आऊंगा। वह जानती थी कि झो मिकान के प्रति उसकी शत्रुता अत्यधिक थी, लेकिन उस समय वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उसे देखते ही उसे झाओ युवानबाओ की याद आ गई। जिस आदमी से वह दिल से प्यार करती थी, उसने ऐसा काम कर दिया। हालात और भी बदतर हो गए क्योंकि इस पूरे मामले की असली कहानी उसके होने वाले देवर को ही सबसे अच्छी तरह पता थी, जिसकी वजह से जब भी वो उसका सामना करती तो उसके दिल में नफरत तुरंत भड़क उठती थी। काफी देर तक बाहर खड़े रहने और आखिरकार शांत होने के बाद झाओ केहुई मुख्य कमरे में लौट आई, जहां झाओ युलान और ली एजुआन ने पहले ही पकौड़ी बनाना शुरू कर दिया था। उसने सावधानीपूर्वक अपने हाथ धोए और ली एजुआन से बेलन लेकर आटा बेलने लगी। अपनी माँ और चाची की दबी निगाहों को महसूस करते हुए उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने आगे कहा, चाची, चुक्सिया का कमांडर झो से विवाह करना सबसे अच्छा विकल्प है, मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे निशाना बना रहा हूँ, बस बात यह है कि ठीक है, तुम्हारी चाची सब जानती हैं। झाओ युवानबाओ की स्थिति को जानते हुए झाओ युलान ने झाओ केहुई को आगे बोलने नहीं दिया और जल्दी से विषय बदल दिया। परीक्षाओं में अब कुछ ही महीने बचे हैं, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? जिन सवालों का जवाब मैं नहीं ढूंढ पाया, उन्हें पूछने के लिए मैं जियांग बेन्युआन के पास गया। मेरे भाई के निर्देशों के कारण वह मुझे पढ़ाने से मना करने की हिम्मत नहीं करता। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की बात करते हुए झाओ केहुई का मूड आखिरकार सुधर गया। मुझे यकीन नहीं है कि मेरा प्रवेश हो पाएगा, लेकिन जियांग बेन्युआन को निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। ली एजुआन ने झट से कहा, तुम्हें इतनी लापरवाही से नहीं बोलना चाहिए। अगर परीक्षा वाले दिन वो बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? झाओ केहुई ने अपनी माँ की ओर अवाक भाव से देखा और पूछा, माँ, क्या आप जानबूझकर उस पर अपशकुन कर रही हैं? ली एजुआन को भी एहसास हुआ कि वो हद से ज्यादा बोल गई है, इसलिए उसने 2 बार थूकते हुए कहा, मैंने अभी जो कहा उसे भूल जाओ। मेरी यही कामना है कि मेरी बेटी और जियांग बेन्युआन दोनों का विश्वविद्यालय में दाखिला हो जाए। इसके बाद झाओ केहुई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब ठीक है। 1 घंटे बाद गर्मा गर्म पकौड़े परोसे गए। बहुत देर हो चुकी थी और मांस खरीदने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए पकौड़ियों में मूली, टोफू और सेवई भरकर बनाया गया। ली एजुआन ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए पकौड़े पेश किए और कहा, शाओ झो, इस साधारण भोजन के लिए क्षमा करें, लेकिन हमारे पास बस यही है। मेरी बड़ी मौसी अब भी मुझसे अजनबी जैसा बर्ताव करती हैं। झो मिकान ने एक पकौड़ी उठाकर चखते हुए कहा, स्वादिष्ट। मुझे आमतौर पर इतनी स्वादिष्ट शाकाहारी पकौड़ी खाने को नहीं मिलती। इसके बाद झाओ केहुई ने कहा, मैंने ही फीलिंग काटी थी। ये जानते हुए कि वह अप्रत्यक्ष रूप से उसके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त कर रही थी, झो मिकान ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, जो अक्सर इस तरह की गर्मजोशी नहीं दिखाता था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना स्वादिष्ट है। हा, बूढ़े मास्टर झाओ दिल खोलकर हंसे। रेजिमेंटल कमांडर, जब मैं जवान था तो एक ही बार में 3 कटोरी पकौड़ी खा सकता था। अगर आपको वाकई लगता है कि हमारे परिवार के पकौड़े स्वादिष्ट हैं, तो आपको कम से कम 4 कटोरी पकौड़े खाने होंगे। ठीक है। झो मिकान ने पूरे मन से सहमति जताते हुए बड़े बड़े निवाले लेकर खाना शुरू कर दिया, जिससे बूढ़े मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ दोनों बहुत खुश हुए और उनकी भूख भी काफी बढ़ गई। उन्होंने सामान्य से लगभग आधा कटोरा अधिक पकौड़ी खा ली। खाना खाने के बाद उन्होंने मेज साफ की और झाओ केहुई चाय लेकर आई। पूरा परिवार गर्म ईंटों के बिस्तर पर बैठकर यूं ही बातें कर रहा था। जब उन्हें पता चला कि लिन बाओहे की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है और चिंता की कोई बात नहीं है, तो अंततः सभी ने राहत की सांस ली। ली एजुआन ने अचानक रहस्यमय भाव से झाओ युलान और लिन बाओहे की ओर देखा और कहा, अरे, अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बड़े भाई और मुझे तुम्हारे गांव में कौन सी असामान्य चीज मिली। आप हमें कोई संकेत नहीं दे रहे हैं, हम कैसे अनुमान लगाएंगे? झाओ युलान ने कहा, ठीक है, मैं आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर नहीं करूंगी। ली एजुआन ने अपनी जीभ 2 बार चटकाते हुए कहा, हमारे समुदाय का पहला लाल ईंट और बड़ी टाइलों वाला घर आपके गांव में बन रहा है। यह अविश्वसनीय है। वह घर एक बार बन जाने के बाद बिल्कुल विशाल और भव्य होगा। किसका घर? झाओ युलान ने हैरानी से पूछा। जब हम निकले थे तब हमें इसके बारे में पता नहीं था। किसके पास ऐसी क्षमताएं हैं? पता नहीं। आपके गांव के सभी लोग उस रोमांच को देखने के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह घर कौन बना रहा है। लिन बाओहे ने हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ी। गांगशुन को भी नहीं पता। झाओ युशान ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन घर बनाने से पहले गांगशुन की अनुमति लेना जरूरी होता है। उसे यह बात कैसे नहीं पता हो सकती? ली एजुआन ने अनजाने में अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, वे कहते हैं कि इसे सीधे उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था और यहाँ तक कि गांगशुन भी ये पता नहीं लगा सका कि मालिक कौन है। झाओ युलान ने गहरी सांस ली और कहा, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। बूढ़े मास्टर झाओ ने शांत भाव से कहा, चाहे ये कोई बड़ी बात हो या नहीं, किसी का आपके गांव में आकर बसना हमेशा अच्छा होता है। अगर उन्हें आपका गांव पसंद नहीं होता तो वे वहां बसने का विकल्प क्यों चुनते? हाँ, ये बात समझ में आती है। उद्धरण चिन्ह। जीवंत चर्चा सुनते हुए झो मिकान को सिर दर्द होने लगा। उसने योजना बनाई थी कि दालिंग गांव पहुंचते ही वो लिन बाओहे और झाओ युलान को सीधे घटनास्थल पर ले जाएगा और उन्हें आश्चर्यचकित कर देगा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कह रहा है। ये कुछ अनुचित सा लगा। अगर किसी ने इस बारे में बात नहीं की होती तो वो इसे नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन जब सब लोग इतनी जोर से बातें कर रहे थे तो अगर वह चुप रहता तो यह ओल्ड मास्टर झाओ और ओल्ड लेडी झाओ के प्रति कुछ हद तक अनादरपूर्ण प्रतीत हुआ। जब वो ये सोचकर हिचकिचा रहा था कि क्या बोले और यह महसूस कर रहा था कि झो मिकान उपेक्षित महसूस कर रहा है, तभी बूढ़े मास्टर झाओ ने अचानक उसकी ओर देखा और कहा, रेजिमेंटल कमांडर, शहर से होने के कारण आपको शायद इस लाल ईंट और बड़ी टाइलों वाले घर की ज्यादा परवाह न हो, लेकिन हम ग्रामीण लोग वास्तव में इनकी प्रशंसा करते हैं।
अच्छा, वो घर। झो मिकान ने अपना सिर खुजाया और गला साफ करते हुए झाओ युलान और लिन बाओहे की ओर देखा। पिताजी, माँ, असल में मैं आपको डार्लिंग गांव पहुंचते ही सीधे वहीं ले जाना चाहता था। चूंकि आपके बड़े भाई और भाभी इसे पहले ही देख चुके हैं, इसलिए इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। हम वो घर आपके लिए बना रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जब झाओ युलान और लिन बाओहे अधनिर्मित बड़े टाइल वाले घर के सामने खड़े हुए, तभी उन्हें पूरी तरह से समझ आया कि यह घर उनका ही है। और बूढ़े मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ दोनों ही समान रूप से रोमांचित थे। कहीं पर स्थायी रूप से बसने के लिए सबसे आवश्यक चीज एक घर है, और ग्रामीण इलाकों में चाहे कोई भी परिवार हो, अगर उनके पास कुछ बचत है तो वे सबसे पहले घर का नवीनीकरण या निर्माण करते हैं। झाओ युलान और लिन बाओहे के पैर उत्साह से कांप रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सगाई के उपहारों में बदलाव के पीछे असली वजह कुछ और ही होगी। ये था, उनकी चिंताएं तो बिल्कुल हास्यास्पद थीं। कस्बे में पहुंचने पर झो मिकान से की गई पूछताछ को याद करते हुए झाओ युलान चाहती थी कि वो एक गड्ढा खोदकर खुद को उसमें दफना ले। उन्होंने सचमुच उनके साथ माता पिता जैसा व्यवहार किया था, लेकिन क्या उन्होंने सचमुच उन्हें अपना बेटा माना था? शाओ झू घर पर अपने साधारण काले कमरे में बैठे हुए, लिन बाओहे ने माफी मांगते हुए झो मिकान की ओर देखा और हकलाते हुए अनिश्चित थी कि क्या कहे। वो कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन विचारों से रहित नहीं थे। झो परिवार ने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो क्या उनमें इसे स्वीकार करने का साहस होता? लिन बाओहे का कोई बेटा नहीं था, और हालांकि गांव के कई लोग उसके सामने यह बात नहीं कहते थे, लेकिन वे उसकी पीठ पीछे उसे नीचा समझते थे। अब भला कौन उसे नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा? इतनी हिम्मत कौन करेगा? जिनके बेटे हैं उनका क्या? क्या उनके बेटों ने उनके लिए टाइलों से बना एक बड़ा घर बनाया था? उसे घर के कमरों की इतनी चाहत नहीं थी, बल्कि सम्मानित महसूस करने की भावना से इतनी खुशी मिलती थी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।